रॉयल लाईफ विथ पेट्स आपल्या यूट्यूब चॅनलवर मी आशिष सावंत पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो। आज आपण पुन्हा एकदा आलो आहे निळेश्वर वडोलीमध्ये। महाराष्ट्र ग्राउंड असोसिएशनचे जे उपाध्यक्ष आहेत अनिकेत डुबल यांची मुलाखत आपण याआधीसुद्धा घेतली होती। या अनिकेत डुबल यांच्या घरी आज पंजाबमधील एक नामांकित व्यक्तिमत्व गुरपिंदर गिल हे स्वतः आलेत। पंजाबमधून काही श्वान त्यांनी महाराष्ट्रामध्ये शर्यतींमध्ये उतरवण्यासाठी सुद्धा आणलेले आहेत। तर गुरपिंदर गिल आणि अनिकेत डुबल यांना आपण एकत्रितपणे आज वडोलीमध्ये अनिकेत दादांच्या शेडवर भेटणार आहोत। त्यांचं महाराष्ट्रामध्ये येण्यामागचं कारण, त्याचबरोबर महाराष्ट्राच्या श्वान शर्यतींमध्ये त्यांनी आता सध्या सहभाग पण घेतला आहे। त्यांच्या एका ब्रिंडल कलरच्या श्वानानं, ज्याचं नाव आहे चॅलेंजर, त्यानं वायफळीची रेससुद्धा जिंकले। त्यांचं आता महाराष्ट्रामध्ये सध्या ग्राउंडच्या जी आपल्या महाराष्ट्रामध्ये सध्या ग्राउंड ब्रीडिंग करत आहेत लोक, आणि जे आपल्या महाराष्ट्रातील लोक पंजाबमध्ये जाऊन श्वान शर्यत खेळतात यांनासुद्धा ते चांगला सपोर्ट करतात पंजाबमध्ये गेल्यावर। तर आपण गुरपिंदर गिल यांना भेटणार आहोत। त्याबरोबर महाराष्ट्रातील श्वान शर्यत आणि पंजाबमधील श्वान शर्यत या धर्तीवर त्यांच्याशी थोडक्यात चर्चा करणार आहोत। मित्रांनो नमस्कार, रॉयल लाईफ विथ पेट्स या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर मी आशिष सावंत आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत करतो। जसं मी तुम्हाला मगाशी येतानाच बोललो की आपण वडोलीमध्ये आलो आहे। यापूर्वीसुद्धा आपण आपले जे महाराष्ट्र ग्राउंड असोसिएशनचे उपाध्यक्ष आहेत अनिकेत दादा डुबल, जे आता प्रॉपर राहतात वडोलीमध्ये, यांच्याकडे आले होतो आणि त्यांच्या मागच्या व्हिडिओला आपल्या सर्व सबस्क्रायबर असू दे किंवा जे आपले व्ह्युअर्स आहेत त्यांचा अतिशय चांगला रिस्पॉन्स मिळाला आहे। आज पंजाबमधील एक नामांकित व्यक्तिमत्व गुरपिंदर गिल हे सध्या वडोलीमध्ये आलेत, की ज्यांनी त्यांचे इम्पोर्टचे श्वान महाराष्ट्राच्या श्वान शर्यतींमध्ये पार्टिसिपेट करण्यासाठी इथे वडोलीमध्ये आणलेत। तर आपण आज त्यांच्याबरोबर थोडक्यात या त्यांच्या श्वानांबद्दल किंवा त्यांच्या पंजाबमधील श्वान शर्यत आणि महाराष्ट्रातील श्वान शर्यत या धर्तीवर काही प्रश्न आपण त्यांच्याकडे आपण घेऊन आलो आहे। गुरपिंदर भाई नमस्कार। नमस्कार भाई। पहले तो मैं महाराष्ट्र ग्राउंड एसोसिएशन और जो हमारे रॉयल लाइफ विथ पेट्स इस यूट्यूब चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी की तरफ से आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ महाराष्ट्र में। तो मुझे बताइए आपका महाराष्ट्र में आना कैसे हुआ है? पहले महाराष्ट्र में मैंने पिछले सीज़न में आया था, जब भी मैंने साइलेंट सेल की थी तभी आया था कि उसको भगाने के लिए आया था और महाराष्ट्र की रेस देखने के लिए। तब से आना जाना है। मतलब पिछले साल से? नहीं, नेक्स्ट ईयर, उससे पिछले साल से। 2 साल से? 2 साल पिछले 2 साल से जिस साल नीलकंठी डर्बी में आया उस साल से आना है। तो महाराष्ट्र कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया लगता है। बहुत बढ़िया लगता है। हाँ। यहाँ का कोई फेवरेट प्लेस या खाना कुछ ऐसा कुछ है क्या महाराष्ट्र में? अच्छा, हाँ, सभी कुछ अच्छा है। यहाँ का खाने में मटन बिरयानी बहुत अच्छी है। ओके, तो बहुत सारे दोस्त हो गए हमारी इस फील्ड में? हाँ, बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और सबसे करीबी है अनिकेत डुबल, सौरभ देशमुख, बायोर बाडले। ओके, तो अभी उनके घर भी जाना होगा आपका? हाँ, उनके जाएंगे उनके घर। ठीक है। तो मुझे बताइए आप ग्राउंड की इस फील्ड में कब से और कैसे आए आप इस फील्ड में? मेरे को जब मैं छोटा था तभी से इस चीज़ का शौक़ है। ठीक। तो बाद में मैं 2008 में आया हूँ इस फील्ड में, और इस फील्ड में लेके आने में मेरे गांव के लड़कों का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है। तो जब से आप इस फील्ड में आए हो, आप आज तक आपके पास कितने कुत्ते हुए? अभी तक तो कोई गिनती नहीं, बहुत है कुत्ते। ठीक है। इम्पोर्टेड भी है और इंडियन भी? इंडियन भी। आपका पंजाब में भी बहुत अच्छा नाम है, महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छा नाम है, बहुत सारे दोस्त आपने महाराष्ट्र में भी बना लिए। हाँ, बहुत अच्छा हुआ है कि दोस्त तो बहुत बन चुके हैं। ठीक है। दोस्त की कोई कमी नहीं है, पर अच्छे दोस्त हैं जो भी है महाराष्ट्र के, अच्छे हैं सभी दोस्त। तो मुझे ये बताइए, आप अभी महाराष्ट्र भी आते हो, पंजाब में भी आते हो, तो पंजाब में पहले ये शौक शुरू हो गया ग्राउंड का, रेसिंग का। तो पंजाब में स्टार्ट कौन से साल में हुआ था? मैं तो तभी तक जन्मा भी नहीं था जब का ये शौक़ है। ये हमारा पुराना है, बहुत पुराना शौक़ है, ये दादा परदादा के टाइम का है। आपको जैसे समझ में आ रहा है तब से पंजाब में ये शौक़ बढ़ाने के लिए कौन से जो लोग हैं आपके यहाँ के, उन्होंने इसको अच्छा मतलब बढ़ाने के लिए, शौक़ बढ़ाने के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं वो लोग कौन है महाराष्ट्र के या पंजाब के आपके यहाँ के? पंजाब के हमारे जो NRI हैं उनका बहुत ज़्यादा संजोग है, जो कि पंजाब के हैं। हमारे MLA हैं कुशलदीप सिंह के ढिल्लों, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस शौक़ को बढ़ाया। और जो NRI है, खास करके NRI जितने भी उधर को बाहर से कुत्ते इंपोर्ट करते हैं, और जब पंजाब के लिए रेस होती है उसके लिए उनका अच्छा डोनेशन रहता है। और पंजाब के गांव के जो भी कमेटियां रहती हैं वो इसके टूर्नामेंट लेती रहती हैं, और इसी वजह से बढ़ रहा है। हमारे अभी 3 ग्रुप है महाराष्ट्र पंजाब में, GRB बोर्ड, PGR और मालवा ग्रेहाउंड कमेटी। ये तीनों मिलके बहुत अच्छे से कर रहे हैं।
तो गुरपिंदर भाई, महाराष्ट्र और पंजाब में अभी बहुत सारे मेले चल रहे हैं, जी। तो आपके यहाँ पे जो मेले चलते हैं, तो जो कमिटीज़ होती है या जिस गांव में मेले लगने होते हैं, उस गांव की जो कमेटी होती है वो क्या तैयारी करती है मेले से पहले? मेले से पहले हमारा सबसे पहले तो रहता है कि सबसे अच्छा ट्रैक रहे, ठीक है। जो जहाँ पे कुत्ते दौड़ने हैं वो ट्रैक बिल्कुल बढ़िया चाहिए, कोई कुत्तों को किसी वजह से चोट ना आए। ठीक। कुत्तों को बैठने के लिए जगह अच्छी चाहिए, और ट्रैक और खाना, जो आदमी वहाँ मेहमान आते हैं हमारे कुत्ते दौड़ाने के लिए, उनके लिए अच्छा खाना और चाय पानी का प्रबंध अच्छा हो, ये कमेटी की पूरी जिम्मेदारी रहती है। और जो भी आता है उस पर किसी के साथ में कुछ भी गलत ना हो, ऐसा रहता है, कमेटी के ऊपर रहता है पूरा। मतलब सबसे पहला फोकस आपका रहता है ट्रैक पे? सबसे पहला फोकस ट्रैक पे रहता है, क्योंकि जिस ट्रैक पे रेस हो रही है उसका ट्रैक आपको पहले, आपकी जो कमेटी होती है, जो ग्रुप्स होते हैं, वो ट्रैक पहले अच्छा बना देती है। हाँ, पहले से ही अच्छा बनाते हैं, उसकी तैयारी 10-15 दिन पहले चालू कर देते हैं। ओके। और सभी कुत्तों को एक साथ बैठाने की भी आप वहाँ पे व्यवस्था कर लेते हो? तो उधर सभी कुत्तों को एक साथ में बैठाते हैं और टेंट लगाते हैं उनके लिए। ठीक आहे. सभी कुत्ते वहीं एक जगह पे बैठते हैं। तर बघा मित्रांनो, पंजाबच्या धर्तीवर आता आपण बघितलं की त्यांच्याकडं पहिला फोकस असतोय रेस ठेवण्याच्या आधीचा, ट्रॅक जितका उत्तम करता येईल तितका उत्तम ट्रॅक ते करतात। त्याचबरोबर दुसरा पॉईंट त्यांनी सांगितला की सगळ्या जे पार्टिसिपेट होणारे श्वान आहेत या सर्व श्वानांना एकत्रित बसण्याची सोय तिथं पंजाबमध्ये केली जाते। त्याचबरोबर पुढचा मुद्दा त्यांनी सांगितलं आहे की जे श्वानांबरोबर येणारे जे प्रत्येकजण म्हणजे मालक असतील, श्वान मालक असतील किंवा त्यांच्यासोबत जे आले असतील त्यांची जेवणाची वगैरे व्यवस्था केली जाते। हा विषय बाजूच राहिला, सर्वात पहिला जर श्वान शर्यती वाढवायच्या असतील आणि चांगल्या पद्धतीने करायचे असेल तर सर्वात पहिला महत्त्वाचा मुद्दा आहे ट्रॅक। आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट सांगितली की प्रत्येक श्वानाला त्याच्या मालकासोबत एकत्रित बसण्यासाठी किंवा प्रत्येक श्वान जे पार्टिसिपेट होण्यासाठी आलेत त्या सर्व श्वानांना एकत्रित बसण्याची सुविधा त्यांनी केलेली असते। सध्याच्या महाराष्ट्राच्या श्वान शर्यतीमध्ये मी बघतोय किंवा अनेक दादा स्वतः आहेत की श्वानांना बसण्यासाठी पुरेशी जागा नसते रेसवर, बरोबर ना? बरोबर। काही श्वान ट्रॅकपासून भरपूर अंतरावर बसले असतात, म्हणजे जागा प्रॉपर नसते बसण्यासाठी। तर त्याची सुद्धा आपल्या भागातील लोकांनी किंवा महाराष्ट्रातील लोकांनी सोय केली पाहिजे की सर्व श्वान बऱ्यापैकी एकत्रित बसले पाहिजे, सावलीत बसले पाहिजे। आपल्या महाराष्ट्राचा आशिष दादा असा विषय आहे की यांचं जे टेम्परेचर आहे पंजाबमधील रेसवरचं, आम्ही 2-4 वेळा रेसवरती गेलोय, तर एकदम थंड वातावरणात यांची रेस आयोजन असते। त्यामुळं हे वरती मांडव मारत नाहीत, साईडून फक्त पडदा लावतात एका साईडला, जेणेकरून त्या श्वानाला बाहेरचं काही दिसलं नाही पाहिजे जिथं रेस चालू आहे ते। तर आपल्या इथं ही गोष्ट थोडीशी अवघड आहे, कारण आपल्या इकडचं टेम्परेचर थोडं जास्त आहे। आपण बऱ्याच ठिकाणी मांडव पण घालतात, पण त्या मांडवातून पण जरा धग जास्त लागते। तर याच्यासाठी आपण असा उपाय केला आहे की ज्यावेळी 2 किंवा 3 राऊंड पूर्ण होतात पळून, त्यावेळी लिमिटेड कुत्ते राहतात 25-30 अशी, त्यावेळी आपण 4 वाजलेले असतात, सरासरी टायमिंग 4 वाजलेलं असते, त्यावेळी आपण सर्व श्वान एकत्रित घेतो आणि कोणालाही तिथून आपण साईडला जाऊन देत नाही, जेणेकरून कोणताही गैरप्रकार त्या ठिकाणी घडला नाही पाहिजे आणि सर्वांच्या नजरेसमोर विजेते सर्व श्वान तिथं उपस्थित राहिले पाहिजे। हां, यासाठी ही आपल्या इथं उपाययोजना आहे। पण यांच्या इकडची कंडिशन थोडी वेगळी आहे। अगदी सकाळी तुम्ही 12-1 वाजता तिथं गेला तरी तिथं उष्णता एवढी नसते, ओपनला कोणी बसू शकतं। तो गुरपिंदर भाई, अभी देख रहे हैं हम महाराष्ट्र और पंजाब में बहुत टफ कंपटीशन चल रहा है जी। इस टफ कंपटीशन के चलते कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो मतलब जो जूरी मेंबर्स होते हैं उनको कैमरा में देख के ही बताना पड़ता है। जी जी। जैसे कुछ नो कोर्स के हो, कुछ डोर का आगे पीछे होना हो जी। तो आपके यहाँ का सिस्टम कैसा रहता है कि आपको कोई डिसीजन देना हो तो आप वो डिसीजन पे कैसे काम करते हैं आपके जूरी मेंबर्स? कि हमारे उधर ऐसा रहता है कि हमें जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट होती है तो उससे पहले हम 5 मेंबर लेते हैं यूरी के, उनके नाम अनाउंस कर देते हैं। तो उसके लिए जब भी कोई टफ रहता है तो जज को नहीं समझ में आता है, वो एम्पायर की तरफ कर देता है, यूरी की तरफ फैसला, वो अपने आप खुद फैसला दे देते हैं। तो किसी को नहीं मंजूर होता है तो अपनी अपील करता है, वो हमारे उधर अपील फीस 1000 रहती है। किसी डोर की अपील करनी है, फैसले की अपील करनी है तो 1000 फीस रहती है। और हमारे मालवा टीवी पे लाइव कैमरा चलता है उधर, कैमरा गाड़ी में जाके यूरी मेंबर जो रहते हैं कि वो फैसला करते हैं बाद में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ठीक है, मतलब अपील जिसको करनी है उसको पहले फीस भरनी पडेल। फीस भरनी पडेगी पहिले। ठीक आहे। तर बघा मित्रांनो, महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा श्वान शर्यती होत आहेत आणि पंजाबच्या धर्तीवर जसं त्यांनी सांगितलंय की जर एखादा फेरा टफ झाला असेल, नो कोर्स असतील किंवा का आपण म्हणतो काढणी मागे पुढे झाली असेल, जर एखाद्याला त्यात प्रॉब्लेम वाटत असेल किंवा आपल्या फेऱ्याच्या वेळेला आणि तो प्रॉब्लेम जर समजा त्यांनी जजला सांगितलं तर जज स्वतः डायरेक्ट त्या गोष्टीबद्दल निर्णय न देता
जे पंजाबमध्ये त्यांच्या जी ग्राउंड असोसिएशनची कमिटी आहे किंवा प्रत्येक रेसवर ते 5 जज त्यांच्याकडे आधीच त्यांनी पुकारलेले असतात. या जजकडे तो फैसला किंवा जो आपला निर्णय आहे तो त्या जजच्या थ्रू दिला जातो पंजाबमध्ये. त्यासाठी त्यांच्याकडे मालवा टी व्हीला रेस लाईव्ह होते. त्या लाईव्हमधील कॅमेऱ्यामध्ये जो निकाल आहे त्या निकालावर त्या 5 जे जज आहेत त्यांनी ठेवले, जे पंच आहेत त्यांच्यामध्ये चर्चा होते आणि त्यानंतरच डिसिजन दिला जातो. आणि ज्या माणसाला किंवा ज्या व्यक्तीला या गोष्टीसाठी अपील करायचे आहे त्यासाठी अपील करण्यापूर्वी त्या माणसानं एक ठराविक अमाऊंट, जसं यांनी बोलले की यांच्याकडे 1000 रुपये त्यांना पहिल्यांदा द्यायला लागतात अपीलसाठी. ज्यावेळेला तो माणूस अपील करण्यासाठी 1000 रुपये जमा करेल त्यावेळेलाच त्या गोष्टीवर चर्चा होणार आणि त्यानंतर त्या गोष्टीवर निर्णयसुद्धा पंजाबमध्ये होतो. तीच पद्धत आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा चालू करता येईल भविष्यात. आता अपील फीचा मी विषय सांगतो. यांची जी अपील फी आहे ती जर मी समजा अपील केलेली आहे आणि निर्णय त्या ठिकाणी स्थानिक पंच चुकीचे ठरले आणि माझा अपील योग्य ठरला तर ती फी रिटर्न केली जाते या ठिकाणी. आणि जर पंचांचा निर्णय तोच राहिला कायम तर ती अपील फी यांच्या आयोजकांना जमा केली जाते. तर अपील फी घेण्यामागचा हेतू असा आहे की आपण आता महाराष्ट्रामध्ये अपील फी घेत नाही तर याचा दुष्परिणाम असा आहे की ज्यावेळी थोडा जरी टफ फेरा वाटला तर आपल्या सिस्टम झाले की वरती येऊन लगेच ती आम्हाला व्हिडिओ बघायचा आहे आणि ह्या गोंधळात थोडा आपला वेळ निघून जातोय. आणि ह्याचा दुष्परिणाम असा होतोय की 3rd 4th राऊंड नंतर थोडी रेस्ट कमी भेटते शॉनांना. तर या ठिकाणी जर आपण अपील फी ठेवली तर शॉन मालक थोडी टाईट फेऱ्यांमध्ये सारखे जे निकाली पंचांना येऊन प्रश्न करतात किंवा व्हिडिओ दाखवण्याचा आग्रह करतात तो थोडा कमी येईल आणि ज्या ठिकाणी खरोखरच गरज आहे अपील करायची त्या ठिकाणीच अपील होईल आणि ज्यामुळे रेसमध्ये वेळेची बचत होईल आणि शॉनांना त्याचा फायदा होईल रेस्टच्या स्वरूपात. ज्या ठिकाणी आपल्याला 5 मिनिटं रेस्ट मिळते ती 10 मिनिट भेटेल आणि शॉन चांगले रिलॅक्स होतील. मला एक म्हणायचं होतं अनिकेत दादा, आता आपण अपील करणारा जो आपला एखादा व्यक्ती आहे तर आपण महाराष्ट्रामध्ये अशी काही सिस्टीम राबवू शकतो का की ठराविक श्वान मालकांना किंवा एक आपले ठराविक पंच असू दे किंवा कमिटीमधील काही मेंबर असू दे की ज्यांना एक ठराविक ठिकाणी फक्त व्हिडिओ शूट करण्यासाठी बसवता येईल, असं काही करता येईल का? तसं म्हणजे कमिटीमध्ये आपण तयार करतो जसं आपण पंच बसवतो निकाल रेषेवर त्याच पद्धतीने 1-2 मेंबर आपल्याला असे करता येतील का की जे काढणीवाल्याजवळ एक किंवा असं आपण समजा टेक्निकली जर आशिष दादा बघायला गेलं तर आपण आता पंजाबपेक्षा थोडं पाठीमागे आहोत. याचं कारण असं आहे की यांच्या प्रत्येक रेसवरती एका लाईव्ह वाल्याला हे 15,000 रुपयेच्या आसपास रक्कम देऊन त्या ठिकाणी बोलवतात आणि त्यांचे पूर्ण सेट किंवा व्हिडिओ शूटिंगची जी पूर्ण जबाबदारी आहे ही ते मालवा TV चॅनलवाले घेऊन येतात. आणि खाली काढणी मेकरपाशी एक कॅमेरा आहे, वरती लाईनवरती 2 कॅमेरा आहेत आणि एखादी मोठी रेस असेल तर अगदी 2 कॅमेरा पण ते घेऊन यायला लागले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक अँगल अगदी क्लॅरिटीमध्ये त्यांना पाहायला मिळतोय. याविरुद्ध आपल्या महाराष्ट्रात जर बघायला गेलो तर सगळ्या शूटिंग ह्या मोबाईलमध्ये आहेत आणि त्या शूटिंगची जबाबदारी आयोजक कमिटी कधी घेत नाही. याचं कारण असं आहे की आपल्या इथलं पब्लिक जास्त येते पंजाबच्या तुलनेत आणि आयोजक कमिटीचं सर्व ध्यान पब्लिक कंट्रोल करण्यावरती या गोष्टींमध्ये जाते. तर आपण आत्तापर्यंत जे काय अपीलचा विषय आहे तो शूटिंग लाईनवरचं शूटिंग स्थानिक पंच जे बसलेले आहेत ते दाखवत आहेत. पण दाबादाबीचं शूटिंग असेल किंवा काढणी पुढं मागं झालेलं शूटिंग असेल हे आपण आतापर्यंत शॉन मालकांना सांगतोय. तर याच्यातली सुधारणा म्हणून आपण आता 11 फेब्रुवारीला MJचा कॅमेरा घेतोय. त्या कॅमेऱ्या थ्रू आपण जे उभा शूटिंग आहे खालून शॉन सुटल्यापासून ते फिनिश लाईन पर्यंत ते दाखवण्याची व्यवस्था करतोय आणि त्यामधून दाबादाबीचे बऱ्यापैकी वाद कव्हर होतील. बऱ्याच वेळा असा पण आता अडथळा येतोय की शॉन मालक 2-3 येतात एक शॉन घेऊन तर त्यांच्याकडे मोबाईल नसतो किंवा तेवढं मनुष्यबळ नसतं तिथे एखादा माणूस उभा करण्याचं किंवा त्यांच्याकडे तेवढा वेळ भेटत नाही. त्या अभावी खरोखर जरी दाबलेलं असलं तरी शूटिंग नसल्यामुळे त्यांना तिथं माघार घ्यावी लागते. तर ती गोष्ट आपण कुठेतरी आता सुधारायला बघतोय. म्हणजे पुराव्याअभावी काही गोष्टी पुराव्याअभावी राहायला लागल्या होय आणि त्या त्रुटी राहू नये यासाठी आपण फक्त MJ कडून एक कॅमेरा होय म्हणजे तुम्ही आता ह्याच्यात की बाबा जसं की यांनी आपल्यातल्या रेस आणि यांच्यातला दादा असा फरक आहे. यांच्यातले जे NRI लोक आहेत बाहेरच्या देशातील
ते स्पॉन्सरशिप देतात एका रेससाठी की ह्या रेसला माझ्यातर्फे ही लाईव्हची सुविधा, ती 15,000 रुपये ते देतात. तर आपल्यात अजून काय झालंय की बक्षीस रक्कम ठीक आहे, चांगली आहे, पण शूटिंगसाठी किंवा लाईव्ह प्रक्षेपण करण्यासाठी एवढं पैसे अजून मानसिकता बनलेली नाही. तरी पण गेल्या 2 वर्षातील तुम्ही बघा, ज्या ज्या चांगल्या डर्बी व्हायला लागल्यात, कालचीच इंदापूरची डर्बी झाली, बऱ्यापैकी लाईव्ह व्हायला लागले आणि हळूहळू माणसांना ती सवय व्हायला चालू झाल्या. आपण त्याला थोडासा हातभार म्हणून MJचा एक कॅमेरा घेतला आणि आपण ही सिस्टम चालू केली की प्रत्येक रेसला लाईव्ह कंपल्सरी आहे. भले लाईव्ह नसेल तरी तिथं स्थानिक ठिकाणी कॅमेऱ्याचं शूटिंग असणं गरजेचं केलं तर बरेच वाद मिटतील आणि कोणावरती अन्याय व्हायचे चान्सेस कमी होतील जरा. तो गुरपिंदर भाई, अभी महाराष्ट्र और पंजाब की जो रेस हो रहे हैं जी, तो महाराष्ट्र के रेस में पंजाब की रेस को देखते हुए क्या डेवलपमेंट करनी चाहिए, ऐसे आपको लगता है? डेवलपमेंट ये करनी चाहिए कि पंजाब की रेस जैसे रहती है कि पब्लिक बिल्कुल दूर रहती है, आपके इधर पब्लिक बहुत ज़्यादा ऊपर रहती है, मट्टी डालती है, पत्थर मारती है बीच में और शोर बहुत ज़्यादा करती है. जब भी कुत्ते छोड़ते हैं पीछे शोर चिल्लाते हुए आप पीछे भाग रहे हैं. हमारे पंजाब में ये बिल्कुल नहीं होता है. ठीक है, तो इसमें थोड़ा बहुत सुधार करना चाहिए. मुझे बताओ, शोर करने से कुत्तों की स्पीड बढ़ती है या कम होती है? कुत्ते डरते हैं, कम होती है, उससे बढ़ेगी तो नहीं तो ऐसे साउंड लगा के भगा लें. कुत्ता ज़्यादा स्पीड होगी तो. ओके, तो इसी वजह से मैं एक बात देख रहा हूँ कि जो पंजाब से कुत्ते महाराष्ट्र में आते, कुछ कुत्ते मतलब मैं बोल रहा हूँ 90% कुत्ते महाराष्ट्र में आने के बाद जहाँ शोर शराबा ज़्यादा रहता है वहाँ पे स्पीड नहीं लगाती. आपको भी ये बात समझ में आई होगी ना? हाँ, ये बात तो समझ में आई है. सबसे ज़्यादा तो ये शोर बहुत रहता है. बाकी हमारी ग्राउंड और आपके इधर की ग्राउंड का ट्रैक का बहुत फर्क रहता है. हमारे पूरा सॉफ्ट रहता है, इधर हार्ड है. ठीक. तो हमारे पंजाब से कुत्ते तो बहुत बहुत महंगे आए हैं. सबसे अच्छे कुत्ते जो आते हैं वो रेस में नंबर नहीं कर पाते, क्या तो शोर की वजह बहुत ज़्यादा रहता है पब्लिक का और नीचे थोड़ा सा ग्राउंड का भी रहता है. ठीक. ये बात छोड़ के और क्या डेवलपमेंट आपको लगती है महाराष्ट्र में करनी होगी? महाराष्ट्र में एक तो लाइव का नहीं है. ठीक है. जो भी है महाराष्ट्र की MG है, कमेटी है, इसकी तरफ से इनको पहले तो लाइव करना चाहिए. लाइव का सुविधा रहेगी तो ठीक है. खुद नहीं करते, आपके लोग पैसे बहुत लगाते हैं. ये नहीं, टूर्नामेंट कमेटी पैसा बहुत खर्च करती, कुछ 10-15 हज़ार के लिए खाली क्यों छूट रही है. तो एक तो डिसीजन में भी फर्क पड़ेगा और पब्लिक को भी समझ में आएगा. ठीक. तो गुरपिंदर भाई, जो हम यहाँ पे ट्रैक बनाते हैं महाराष्ट्र में और आपके यहाँ पे भी आप ट्रैक बनाते हो जी, तो महाराष्ट्र में जो ट्रैक बनते हैं उसमें डेवलपमेंट क्या चाहिए? ट्रैक की लंबाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए और मिट्टी कैसी होनी चाहिए? हार्ड मिट्टी अच्छी है या सॉफ्ट मिट्टी जो रहती है वो अच्छी रहती है? नहीं भाई, कि जब भी ग्रेहाउंड के लिए तो सॉफ्ट मिट्टी अच्छी है और डिस्टेंस तो चाहिए. जब ये चौड़ाई का तो कम से कम 30 से 30 मीटर तो चाहिए. ठीक है. लंबाई कम से कम 130 मीटर दौड़ने के लिए और कम से कम 30 मीटर डम्मी रोकने के लिए चाहिए, अगर डम्मी रुकने के लिए, टैडी रुकने के लिए, और 30-40 मीटर चाहिए आगे कुत्तों को रुकने के लिए जगह. कौन सा मतलब ट्रैक का जो कौन सा हिस्सा है जो अच्छा रहना चाहिए? मतलब जो भागने वाला हिस्सा जो होता है महाराष्ट्र में क्या रहता है, जो डमी रुकने के बाद जो आगे वाला जो हिस्सा रहता है जो 20 मीटर हो 30 मीटर हो, वो थोड़ा सा अभी उतना अच्छा डेवलप नहीं हो रहा. नहीं भाई, ट्रैक का पूरा हिस्सा यहाँ से पीछे से कुत्ते नीचे से छोड़ते हैं और लास्ट तक यहाँ तक रुकते हैं, पूरा एक जैसा चाहिए. एक जैसा चाहिए. तो कुत्तों को चोट जैसी लगती है आपके महाराष्ट्र में ज़्यादा कि यहाँ पे डम्मी रुकती है, डम्मी के आगे पूरा पत्थर रहता है. हाँ, तो मतलब कुत्ते जहाँ पे रुकते हैं, ब्रेक मारते हैं, उस पे कुत्तों को चोट ज़्यादा आती है. जब ब्रेक मारते हैं दौड़ते वक्त कम आती है, जब ब्रेक मारते हैं उधर ज़्यादा चोट आती है. ठीक है. मतलब आपका कहना है कि जब से स्टार्ट हुआ है ट्रैक तब से डमी रुकने के बाद सभी ट्रैक जो रहता है एक जैसा ही रखना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए. हाँ, कुत्तों की इंजरी कम होगी. तो गुरपिंदर भाई, एक और नया प्रश्न अनिकेत जी ने भी मुझे पूछा था कि जो हमारा डमी रहता है, जो रेस पे हमारा डमी लगा रहता है, उसका डिस्टेंस जहाँ से हमारे कुत्ते छूट रहे हैं वहाँ से कितना रहना चाहिए? तो वहाँ से 10-15 फीट के करीब रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं. ज़्यादा रहेगा तो कुत्ता पीछे स्लो होता है, तो जब ज़्यादा पास रखते हैं किसी कुत्ते को इंजरी भी हो सकती है. कि बाकी आपके मैंने देखा महाराष्ट्र में जब भी कुत्ते पीछे डोरी से छूट रहे हैं तो उधर पब्लिक कुत्तों के मालिक खुद आके टैडी को उठाते हैं. हमारे ऐसा नहीं चलता कि उसका कुत्ता नहीं दौड़ेगा. ठीक है. सिर्फ टैडी उठाएगा, कमेटी का एक ही आदमी और दूसरा आदमी पास में नहीं आने देते. ठीक है. तो उधर आपके पूरे आ जाते हैं ऊपर 3-4 आदमी, फिर बोलते हैं कि जो डोरी छोड़ रहा है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, इसने आगे छोड़ा या पीछे छोड़ा. उसको डिस्टर्ब बहुत करते ज़्यादा. उधर देखा है कि टैडी के ऊपर कोई पत्थर मार रहा है
कोई उसको पकड़ के हिला रहा है, वो नहीं। डिस्टर्ब भी बहुत करते हैं और उसका इल्ज़ाम आ जाता है जो हमारा डोरची होता है उस डोरची पे आता है, क्योंकि डोरची भी एक आदमी है। मैं वो तो गलती बोलता हो हूँ। जाती है, गलती हो जाती है किसी कभी से। कभी तो गलती हो और जाती हर है। कुत्ते का डोर से निकलना भी अलग अलग रहता है। किसी की जो पावर रहती है बहुत अच्छी रहती है, कोई एग्रेसिव ज़्यादा रहता है डंबी पे, कोई स्टार्ट स्लो, मतलब जो स्टार्ट लेता है वो स्लो रहता है किसी कुत्ते का। भाई हमने देखा है कभी जब भी डोरची के हाथ तक डोर है, जब भी उससे हाथ से छूट गई, कोई कुत्ता हाथ से निकल गया, बाद में वो कोई कुत्ता स्टार्ट अच्छा लेता है, वो आगे पीछे हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जब तक उसके हाथ में है तभी आगे पीछे छोड़ रहा है। तो है इस चीज़ के ऊपर बनता है हमारा क्वेश्चन करना। जब भी उसके हाथ से निकल गया तो कोई कुत्ता आगे भी निकल सकता है, पीछे कोई गिर भी सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। वो तो बाद में होना चाहिए, जो भी चलेगा वो तो चलता है रेस के बाद में। जब भी उसके हाथ से निकल गया, ठीक, उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं चाहिए बाद में। तर बघा मित्रांनो, सांगणं असं आहे की जो आपला पहिल्यांदा आपण विषय घेतला भावल्याचा, की रेसवर श्वानांच्या आणि भावल्याच्या मध्ये किती डिस्टन्स पाहिजे, तर एक मिनिमम 15 फुटापर्यंत भावला जर असेल तर अतिशय चांगलं मनोरंजन पण होऊ शकतं आणि डॉग अतिशय चांगल्या पद्धतीने पळू शकतात. त्याचबरोबर त्यांचं अनेक सांगणं आहे की आपल्यामध्ये आपण बघितले रेसवर कमिटीच्या मेंबर व्यतिरिक्त जे श्वान मालक आहेत किंवा श्वान मालकांसोबत आलेले जे व्यक्ती आहेत ते स्वतः येऊन भावला आपल्या श्वानांना दाखवतात किंवा त्यांना ॲग्रेशन आणतात. तर ते पण करायचं नाही आहे. यांच्याकडे जी पद्धत चालली आहे की फक्त कमिटीचा एकच माणूस हा ट्रॅकवर येईल आणि भावला दाखवेल आणि तोच माणूस त्यांचा शेवटपर्यंत कंटिन्यू राहतोय फायनल होईपर्यंत. आपल्याकडे तसं नसते. आपल्याकडं प्रत्येक वेळेला भावला दाखवायला येणारा माणूस वेगळा, श्वानांना सोडणारा माणूस पण प्रत्येक वेळेला बऱ्यापैकी चेंज होतोय. तर या गोष्टी पण झाल्या नाही पाहिजेत, तर आपण रेस सुरळीतपणे पार पाडू शकतोय आणि या गोष्टींचा व्यत्यय पण येणार नाही आणि रेस जितक्या लवकरात लवकर आणि चांगल्या पद्धतीने पार पडण्यात आपण चांगली यशस्वी होऊ शकतो, जी कमिटी आहे ती. तो गुरपिंदर भाई, आपके रेस के टाइम का शेड्यूल क्या रहता है? मतलब रेस के पहले दिन, रेस के दिन और जब रेस से आप वापस आते हो तो रेस के अगले दिन आपका शेड्यूल कैसा रहना है? खाने पीने का, डॉग का, एक्सरसाइज का, और जो रेस में आप पार्टिसिपेट करते हो, रेस में आने के बाद आपका क्या तौर तरीका रहता है कुत्तों को संभालने का? जी भैया, पहले तो रहता है सिर्फ, तो ज़्यादा तो खाने पे ध्यान रहता है। रेस के एक दिन पहले जितना हम खाना डालते हैं उससे आधा डालते हैं। ठीक है, रात को जो खाना रहता है आधा डालते हैं। सुबह जाने के वक्त हम 1 गिलास दूध डालते हैं रेस के लिए जाने के लिए। उसके बाद में रेस पे जैसा मौसम के हिसाब से रहता है, हमारे उधर मौसम ठंडा रहता है, हमें थोड़ा बहुत पानी की ज़रूरत रहती है और एनर्जी ड्रिंक कोई भी कुत्ते को देते हैं, जो हमें बाहर से आती है, मेरा दोस्त भेजता है कि वही हम देते हैं। तो उसके बाद में जब भी कुत्ता अच्छा दौड़ता है तो उसको घर पे जाके संभालने का पहले का होता है, हम दूध लेते हैं, दूध में घी डालते हैं गर्म करके और थोड़ा बहुत गुड़ डाल के कुत्ते को पिलाते हैं। कौन सा एनर्जी ड्रिंक अच्छा रहेगा ग्राउंड के लिए रेस पे पार्टिसिपेट जब आप करते हैं? ये तो भैया आप खुद कुत्ते के मालिक को देखना चाहिए कौन सा है। हमारे पास तो इंपोर्ट का मेरा दोस्त कमल है रसूलपुर, और काका भाई है गरेयाल, और अमरिंदर, ये तीनों जो भी बेचते हैं वो उधर से लेके बेच देते हैं। ठीक है, तो वही हम देते हैं आगे। क्या वो एनर्जी ड्रिंक महाराष्ट्र में अवेलेबल हो सकता है? ये भाई बाहर से कर सकते हैं, कोई ऐसा बात नहीं है, नहीं हो सकता, हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे अनिकेत है, इसके पास में है। ठीक है, नहीं, बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि जो एनर्जी ड्रिंक पंजाब में चलता है जिसका रिजल्ट अच्छा रहता है, मतलब हमारे यहाँ पे क्या होता है, 3 राउंड निकालने वाले जो डॉग रहते हैं, 4 राउंड निकालने वाले जो डॉग रहते हैं, बाद में उनका स्टेमिना कम रहता है। मतलब 5वें राउंड में जाता है जो क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में जो रहता है, उनका स्टेमिना का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो इस वजह से मैं पूछ रहा था। इसमें ऐसे भैया ज़्यादा तो कुत्तों को जैसे हम घर पे संभालते हैं वही चीज़ का ज़्यादा फर्क रहता है। जितना हमने इनको खिलाया है वो उतना ही दौड़ेंगे। स्टेमिना जब ताकत रहेगी तो दौड़ेगा, स्टेमिना उसी में होगा। अच्छे से उसका वर्कआउट लिया है जिस कुत्ते का, उसका स्टेमिना लूज नहीं पड़ेगा। तो ये जो रहता है एनर्जी ड्रिंक, इसके साथ में एनर्जी आती है और तो कुछ नहीं है। ये कुत्ते को ना तो ज़्यादा बढ़ा सकती है ना ज़्यादा कम कर सकती है। जिनके पास, मैं बोलता हूँ कि हमारे पास है, हमें बाहर से आती है, जिनके पास में नहीं है उनके भी कुत्ते अच्छे दौड़ते हैं। इससे अपने मन को एक तसल्ली सी रहती है, हमने ये किया। तो उसके ऊपर तो सबसे ज़्यादा ऊपर तो कुत्ते पे डिपेंड रहता है। जो अच्छा दौड़ता है भाई वो अच्छा ही दौड़ेगा, उसको इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मला तुम्हाला एक सांगायचं आहे आशिष दादा की मेन जे जसं भैयानी सांगितलं, जो मेन परफॉर्मन्स आहे ना तो तुमचा आधी घेतलेल्या मेहनतीच्यावर डिपेंड राहतो। एनर्जी ड्रिंकचा रोल असा आहे की आपण ग्लुकॉन डी असेल किंवा रिचार्ज आहे, ह्या गोष्टींचा मेन रोल असा आहे की डिहायड्रेशन झालं नाही पाहिजे श्वानाचं आणि त्याच्या बॉडीतील वॉटर लेवल मेंटेन राहिली पाहिजे।
बाकी असा स्पीडमध्ये वाढ होत नाही कोणतीही, की एनर्जी ड्रिंक दिलाय आणि 2 बॉडी स्पीड वाढलं, हा भ्रम आहे. किंवा लोकांना आता मार्केटमध्ये फसवणूक पण खूप चालू आहे, की पंजाबातील काही लोक असतील किंवा महाराष्ट्रात पण अशी लोक आहेत की तुम्हाला एवढीशी एखादी ड्रॉपची डबी, त्याच्यात काहीतरी साधं पाणी भरून देणार आणि चांगले पैसे त्याचे उकळले जातात. तर नवीन शॉन मालकांचा भ्रम आहे की ते असं कुठंतरी बघतात की एखादा शॉन मालक तोंडात 4 ड्रॉप सोडतोय आणि त्याचा शॉन विजय होतोय तिथं, तर ते पूर्ण क्रेडिट त्या ड्रॉपला देतात. तर आम्ही पण चांगले इम्पोर्टचे रिचार्ज वगैरे बऱ्याच गोष्टी यूज केलेल्या आहेत शॉनांना. तर बऱ्याचदा असं झालंय की आमचे शॉन पहिल्या राऊंडला, ही फिमेल आम्ही त्या दिवशी नेलेली पहिल्या राऊंडला हारली, आम्ही हिला इम्पोर्टचा रिचार्ज वगैरे यूज केलेला. त्याचं हा कारण असं होतं की आमची हिच्यावरची मेहनत एवढी ठीक नव्हती, हिचा फिटनेस ठीक नव्हता. सांगायचं एवढंच आहे की तुमच्या जर शॉनाचा फिटनेस प्रॉपर नसला, तुम्ही जर व्यायाम व्यवस्थित घेतलेला नसला आणि त्या दिवशीचा तिचा मूड ठीक नसला, तर तुम्हाला कोणताही ड्रॉप असेल किंवा रिचार्ज असेल किंवा एनर्जी ड्रिंक असेल, त्याचा मोठा रोल नाही ह्या गोष्टीमध्ये. तर जास्त लोकांनी त्याचा थोडाफार रोल आहे की डिहायड्रेशन शॉनाचं होऊ देत नाही. बाकी थोडं सपोर्टिव्ह आहे ते, की आपण सकाळी पण जेवण जास्त घातलेलं नसतं शॉनाला, तर ते थोडं उपाशी पोट असतं, त्यामुळे तिथं थोडा एनर्जी देतं शॉनाला. पण मोठा असा काही रोल नाही ह्या ड्रिंकचा. तर नवीन पिढीनं किंवा नवीन शॉन मालकांनी ह्या गोष्टीला जास्त भाळू नये, किंवा कोण तुम्हाला जास्त पैसे मागून त्या गोष्टी जर तुमच्या गळ्यात मारत असेल, तर त्याच्यापेक्षा तुम्ही तो खर्च तुमच्या शॉनाच्या डाएटवरती करा, तुमच्या मेहनतीवर करा, त्याचा तुम्हाला नक्की फळ चांगलं भेटेल. तर मित्रांनो बघा, अनिकेत दादांचं सांगणं हेच आहे की एनर्जी ड्रिंक वापरल्यामुळं डॉगचं स्पीड वाढत नाही. तर डॉगचं स्पीड वाढण्यासाठी त्याच्यामागं एकतर तुमची मेहनत चांगली पाहिजे. फक्त रेसवर गेलं आणि चांगल्या कंपनीचं एखादं एनर्जी ड्रिंक दिलं म्हणून डॉगचं स्पीड वाढतोय किंवा लगेच त्याचा स्टॅमिना वाढतोय असं नाही. त्यासाठी तुम्हाला पहिल्यांदा मेहनत पण घ्यायला लागणार. म्हणजे जर तुम्हाला श्वान शर्यतीमध्ये नाव कमवायचं आहे तर त्याच्या आधी तुम्हाला श्वानांवर चांगली मेहनत घ्यायची आहे. त्याचबरोबर तुम्हाला डाएटचं नॉलेज हे सुद्धा अतिशय चांगलं असलं पाहिजे. त्यासाठी तुम्ही सोशल मीडियाचा वापर करू शकताय. त्याचबरोबर जे अनुभवी व्यक्तिमत्व आहेत आपल्या श्वान शर्यतींमध्ये यांचासुद्धा तुम्ही सल्ला घेऊ शकताय. जितका श्वानांचा डाएट प्लॅन चांगला, तुम्ही त्याच्यावर जितकी चांगली आधी मेहनत घेतली त्यावर तुमचं पूर्ण रेसचं जे करियर आहे तुमच्या श्वानाचं ते डिपेंड राहणार आहे. बरोबर ना? बरोबर. तो गुरपिंदर भाई, हम देखते हैं कि जो पंजाब से महाराष्ट्र में डॉग आते हैं उनका फिटनेस महाराष्ट्र के डॉग से बहुत अच्छा रहता है. तो फिटनेस वो भी देखे और जो उनका स्टेमिना रहता है, जो उनका स्पीड जो रहता है वो महाराष्ट्र में जो अभी पार्टिसिपेट कर रहे डॉग उनसे थोड़ा सा ज़्यादा रहता है. तो आपका डाइट प्लान और हमारा महाराष्ट्र का डाइट प्लान, इसमें आपको क्या लगता है कि आपका डाइट प्लान इतना अच्छा क्यों रहता है कि उनका फिटनेस अच्छा रहता है? सबसे पहले तो मौसम का है. हमारे अभी ठंडी रहती है, मौसम बहुत अच्छा रहता है, तो ठंड में हम जो भी डाल सकते हैं उसको ज़्यादा, जैसे चिकन बहुत डालते हैं तो फिटनेस के लिए चिकन हो गया, घी रहता है हमारे. तो गर्मी में मौसम में हम डालते हैं उनको फ्रूट डालते हैं ज़्यादा, कुत्तों को फ्रूट बहुत ज़्यादा डालते हैं, जैसे केले हो गया, पपाया हो गया, ये अच्छी डालते हैं. और जो फीड रहता है, मैंने देखा हमारा उसमें बहुत ज़्यादा लोग पेडाग्री यूज़ करते हैं और हम वो यूज़ नहीं करते. हम अच्छे वाला ब्रांड का यूज़ करते हैं. ठीक है. जैसे रॉयल कैनी हो गया, प्रोप्लाइन हो गया. इसके साथ में कुत्तों की बोन वगैरह और बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है. और ज़्यादा तो डाइट पे जितना ध्यान दे सकते हैं हम, उनको दूध दही अच्छे से हमारे घर का रहता है कि हम बहुत ज़्यादा अच्छे से उनको देते हैं और ज़्यादा रहता है, डालते हैं. दूध और मक्खन रहता है वो डालते रहते हैं कि हमें कुत्ते की पहले तो बॉडी पे कुत्ते का वेट कम नहीं होना चाहिए. तो इस चीज़ के बीच में हम डाइट पे पूरा फोकस रखते हैं कि इसको टाइम टू टाइम खाना देना है. ठीक. तो एक आपके मौसम की वजह से भी कुत्ते में थोड़ा बहुत रहता है कि आपके मौसम गर्म रहता है, इस वजह से कुत्ते थोड़ा सा पतले रहते हैं. महाराष्ट्र का मौसम देखिए, अगर हम देखते तो थोड़ा गर्मी आपके यहाँ से जितना, मतलब जो हमारी रेस का जो सीजन होता है आपके यहाँ पे ठंड ज़्यादा रहती है, हमारे यहाँ पे थोड़ी गर्मी ज़्यादा रहती है आपकी अगर कंपेयर करें तो जो हमारा सीज़न है, जो महाराष्ट्र का जो अभी रेस का सीज़न जो शुरू है, तो उसमें क्या डाइट देना चाहिए कुत्तों को? भैया ये तो कुत्तों को तो डाइट तो सीज़न में तो जितना अच्छा डाइट देंगे, जैसे फ्रूट रहता है, ड्राई फ्रूट रहता है, ये देना चाहिए कुत्तों को. चिकन तो डेली देना ही देना है, जैसे ड्राई फ्रूट रहा है बीच में ऐड करो और फ्रूट वगैरह,
तो आपके मौसम के हिसाब से अच्छा रहेगा। और दही तो हर रोज़ डालो जितना रहेगा, दही लस्सी ये डालना चाहिए कुत्तों को, इसके बीच में ठंडक मिलती है। तो हमारे उधर का मौसम में रहता है कि हम नवंबर अक्टूबर में 15 अक्टूबर के बाद में हम रेस स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे उधर के ईयर भी जैसे बोर्ड के किसी भी कानून के तहत हम 15 अक्टूबर के बाद में रेस ले सकते हैं और मार्च तक ही हमारे कुत्ते दौड़ेंगे। कि आपके महाराष्ट्र में पूरा साल दौड़ते हैं, हमारे मौसम पूरा ठंडी में दौड़ेंगे, कोई गर्मी के मौसम में कोई रेस नहीं होगी। भूपेंद्र भाई, जो हमारे यहाँ पे ब्रीडिंग चलता है या आपके पंजाब में ब्रीडिंग चलता है ग्राउंड का, जी, तो क्या देखकर आप ब्रीडिंग करते हो? मतलब कोई कुत्ते से मेट करवानी हो आपको, जी, तो आप ऐसा क्या देखते हो? उसका ब्लड लाइन देखते हो, उसकी क्या देखते हो कि जो आप ब्रीडिंग करवाते हो वहाँ पे? ब्रीडिंग कराने के समय हम भैया ब्लड लाइन देखते हैं। जितनी अच्छी ब्लड लाइन की फीमेल रहेगी और किस कुत्ते से मेटिंग करना है वो ब्लड लाइन से हिसाब से देखते हैं। हम कलर की वजह से नहीं देखते कि आपके इधर रहता है कि ब्लैक कलर है इसको मेटिंग नहीं करना, आपके ब्लैक कलर के ऊपर रहते हैं कि इसको नहीं अच्छा नहीं समझते। हम सिर्फ कुत्ते की ब्लड लाइन देखेंगे, जितनी अच्छी ब्लड लाइन का कुत्ता है हम वही मेट करेंगे। ठीक है। आपके यहाँ पे कॉम्बिनेशन कौन सा चलता है? मतलब मुझे पहले ये बताओ कि डिफरेंस क्या रहता है, जो आयरलैंड से आए हुए कुत्ते होते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए कुत्ते होते हैं और जो कोर्सिंग वाले जो होते हैं, तो उनमें बॉडी स्ट्रक्चर में, स्पीड में क्या फ़र्क रहता है, या आप क्या देखकर वहाँ पे मीटिंग करवाते हो? भैया पहले तो आयरलैंड के कुत्ते सभी से ज़्यादा स्पीड में आयरलैंड के कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं। ऑस्ट्रेलिया से कुत्ता देता ही नहीं किसी कंट्री को, हमारे एशियन कंट्री को ऑस्ट्रेलिया कुत्ता नहीं देता। तो अमेरिकन कुत्ते आते हैं हमारे और आयरिश आते हैं ज़्यादा। आयरिश कुत्ते की स्पीड ज़्यादा रहती है। ठीक है। तो अमेरिकन कुत्ता तो कोई बहुत आते हैं कि एक आधा कुत्ता दौड़ता है कि जो कोर्सिंग लाइन का कुत्ता रहता है उसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा रहता है, हाइट में बड़ा रहते हैं, स्पीड भी बहुत रहती है उनमें से, ये की बात नहीं, स्पीड की कमी कोई नहीं रहती है। कि सिर्फ उनका एक ही रहता है कि वो डरते हैं थोड़ा सा, कोर्सिंग वाले डर जल्दी जाते हैं और ब्रेक बहुत ज़्यादा लगाते हैं, उनको डम्मी की समझ रहती है। ठीक है। डम्मी के ऊपर और खरगोश पे, और जिंदा खरगोश के ऊपर ज़्यादा दौड़ रहते हैं कि उनके डम्मी को नॉलेज आता है। उसके बाद में वो कोई तो दूर से निकलना बंद कर देता है, कोई बीच में रुकना चालू कर देता है, ऐसा रहता है। कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा तो आयरिश कुत्ते को ही। तो आपके नज़रिए से मुझे बताओ कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा? कॉम्बिनेशन तो भैया फीमेल के ऊपर डिपेंड करता है। अमेरिकन के ऊपर आयरिश का भी बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है। तो कोर्सिंग जब मिक्स करते हैं तो कुत्ते बहुत ज़्यादा फास्ट निकलते हैं। अभी हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में भी ट्रेंड चल रहा है इंपोर्ट कुत्ते से फीमेल मेट करवाते हैं, लेकिन अभी इस सीज़न में हम देख रहे हैं कि ब्लैकी के बच्चे बहुत भाग रहे हैं, जो कि इंडियन कुत्ता है। महाराष्ट्र में आज तक इस सीज़न में ब्लैकी के बच्चे बहुत फाइनल में आ गए, तो इसके पीछे का राज क्या है? भैया इसके पीछे का राज क्या है कि ब्लैकी सिर्फ इंडिया में इसका जन्म हुआ है। इसकी माँ भी इम्पोर्ट किया और बाप भी इम्पोर्ट का, दोनों टॉप के ब्लड लाइन के हैं। मीट मिलेटर लाइन का जो भी कुत्ता है उसमें उसके बच्चे 100% दौड़ रहे हैं। मीट मिलेटर के बच्चे भी, और इसकी माँ मोनालिसा बाउंसर की सखी बहन थी और उसकी लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है। इस वजह से ये कुत्ता इंडिया में पैदा हुआ तो इंडियन बोलते हैं। यही कुत्ता भी बाहर से लेके आना होता तो इसके में बहुत प्राइस रहता। ठीक। और एक बात मुझे पूछनी थी आपसे कि जो कुत्ता भागा है या जो कुत्ती भागी, उन्हें छोड़ के, मतलब जो कुत्ते भागते नहीं है उनके बच्चे भी दौड़ते या नहीं दौड़ते? भैया ये नहीं रहता कि जो कुत्ता दौड़ता है उसके बच्चे हमेशा ही दौड़ेंगे, नहीं दौड़ते। तो जो कुत्ता कभी एक टूर्नामेंट में नहीं गया, बच्चे तो उसके भी दौड़ते हैं। इंडियन कुत्तों के बच्चे दौड़ते हैं बहुत है। पहले तो इंडियन कुत्ते रहते थे, अभी इंडियन कुत्ता किसके पास है? पंजाब में तो पूरी इंपोर्ट की लाइन है सभी के पास में। इंडियन बोलते हैं खाली, किसी की माँ इंपोर्ट है, किसी का बाप पीछे से, ऐसा रहता है। तो इस चीज़ का तो कोई मैटर नहीं है। हमारा कुत्ता है ब्लैक वाला, ब्लैक कैनी, इसके 5 बच्चे हैं, पाँचों दौड़ रहे हैं। ये टूर्नामेंट से पहले इसको इंजरी हो गया था। हम 2 कुत्ते लेके आए थे, जब ये ब्लैक कैनी और सिकंदर, और सिकंदर का बच्चा दौड़ रहा है GS ब्लैक की, वही बच्चे अच्छे दौड़ रहे हैं। कि ये नहीं होता कि वो कुत्ता जो अच्छा नहीं दौड़ा उसके बच्चे नहीं दौड़ेंगे। सबसे बेटर लाइन रहते हैं कि हमारी फीमेल के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहता है। फीमेल हमें पूरी अच्छी ब्लड लाइन की रहेगी तो वही बच्चे दौड़ाएगी। कम से कम ब्लैकी से, चाहे मान लो किसी भी कुत्ते से 40-50 कुत्ती मेट हुई है, उनमें से 4-5 फीमेल के बच्चे क्यों दौड़ रहे हैं? जो अच्छी वाली हैं उनके दौड़ते हैं। हम बोलते हैं कि इस कुत्ते के बच्चे दौड़ रहे हैं। नीचे माँ का भी उतना ही रोल रहता है जितना बाप का है। माँ अच्छी होनी चाहिए तो बच्चे हमेशा ही दौड़ेंगे। हमारे पास फीमेल है,
अजूबा जूनियर अजूबा इनकी माँ उस फीमेल अभी 14 वर्ष की है। अभी हमने उसके किल्सोस नाम का कुत्ता इंपोर्ट करवाया था, उसके बच्चे लिए हुए। उसको फीमेल की आगे बच्चियाँ भी बहुत अच्छे बच्चे दौड़ा रही हैं, जैसे आपके ड्रीम लाइन और शबनम महाराष्ट्र में आई हैं, उनके बच्चे भी अच्छे दौड़ते हैं। कि हमारे पास और कुछ नहीं, जादू की झड़ी तो कोई नहीं है कि सिर्फ फीमेल अच्छी है, उसकी वजह से बच्चे बहुत अच्छे दौड़ते हैं। गुरपिंदर भाई, हमारे यहाँ के जो महाराष्ट्र के लड़के जो इस फील्ड में अभी उतर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि छोटे बच्चे बाहर से खरीद के लाते, लेकिन उनको उतना नॉलेज नहीं रहता कि वो बच्चे डेवलप कैसे करें, उनको ट्रैक पर कब लगाए। तो आपका उनके लिए क्या कहना होगा इस बात? मेरा भैया उनके लिए कहना है कि जब भी हमने फर्स्ट ट्रैक देना है, कम से कम 6-7 मंथ के बच्चे को देना चालू करो, वो भी ज़्यादा नहीं, कम से कम 30-40 पाँव का, उससे ज़्यादा नहीं देना है। उसको धीरे धीरे ट्रैक पे, जैसे पहले दिन दिया 1 ट्रैक दिया, उसके बाद में उसको 3-4 ट्रैक दे के रोक लो। जब भी कुत्ता अच्छे से ट्रेन हो जाता है तो उसको रोकना चाहिए। उसको ऐसे नहीं कि देखता है आज ट्रैक लगाया, कल फिर परसों फिर, ये नहीं। उनको 3-4 ट्रैक के बाद में रोको। जब भी पूरी उम्र में आता है, फिर उसके बाद में 11-12 मंथ का होता है, तभी उसको ट्रैक देना चालू करो। ठीक। हम कुत्ता को ये रेस पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आज एक रेस है, 4-5 दिन बाद और एक रेस है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 रेस के बीच में कितना गैप रहना चाहिए? ये भैया कुत्ते के ऊपर डिपेंड करता है हमने कितना उसका वर्कआउट लिया है, कितनी फिटनेस है उसमें। कम से कम 8-10 दिन का तो रहना चाहिए, फिर कुत्ता अच्छी लाइफ लॉन्ग टाइम दौड़ सकता है। जब भी हम ज़्यादा पास में दौड़ाएंगे तो कुत्ते को मसल इंजरी का कुछ भी होगा ही। तो इस वजह से कुत्ते को 10 दिन का, कम से कम 10 दिन का अंतर चाहिए। आपके यहाँ पे वर्कआउट का क्या तरीका रहता है? मतलब ऑफ सीजन नहीं बोल रहा हूँ मैं, जब सीजन शुरू है तब आपके यहाँ पे वर्कआउट कितना दिया जाता है और कैसे दिया जाता है? भैया पहले तो हम वर्कआउट चालू करते हैं, पहले कुत्ते को पैदल घुमाते हैं। स्टार्टिंग करते हैं 1 किलोमीटर से, ओके। वो उसको धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं। बाद में उसको साइकिल चाहे मोटरसाइकिल पे 6-7 किलोमीटर करते हैं उनको। वर्कआउट कच्ची सड़क पे रहता है या कैसी पक्की सड़क पे? नहीं भैया, हमारे उधर पूरा कच्चे पे रहता है। ठीक है। कि जिसके पास में कच्ची जगह नहीं है वो सड़क पे लेते हैं। ट्रेडमिल का वर्कआउट और नेचुरल वर्कआउट, इस दोनों में क्या, कौन सा वर्कआउट अच्छा रहेगा? भैया जिनके पास जगह नहीं अच्छी वो तो ट्रेडमिल से लेते हैं। हम तो हमेशा से ही वर्कआउट लेते हैं, घर से निकलते हैं और चल के, पैदल चल के, और ज़्यादा साइकिल पे, कच्ची जगह पे रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितना वर्कआउट चाहिए जब सीजन शुरू हो? ज़्यादा से ज़्यादा 6-7-8 किलोमीटर का जाना आना चाहिए। वो भी ऐसे नहीं, कुत्ता देखना चाहिए हमारा कुत्ता जा पा रहा है इतना कि नहीं। हम उसको एकदम से खींचेंगे तो कुत्ते में प्रॉब्लम आती है। उसको धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, 1 किलोमीटर से लेके 2-3-4 ऐसे बढ़ाना चाहिए। तो गुरपिंदर भाई, हम देख रहे हैं कि अभी का सीज़न शुरू है, उसमें ज़्यादा कुत्ते जो मसल के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, कुछ कुत्तों को हार्ट अटैक भी आ रहा है, तो ये रोकने के लिए क्या करना चाहिए? ये रोकने के लिए पहले तो हमें कुत्ते को पूरा फिट करना चाहिए। जब भी रेस पे लेके जाना तो उसको पूरा फिट करो। उसके बाद में जब भी किसी कुत्ते का पूरा वर्कआउट नहीं है, वो 1 राउंड 2 राउंड दौड़ने के लायक है, हम उसको 4-5 राउंड दौड़ाएंगे तो उसको मसल में प्रॉब्लम आएगी। ज़्यादा पॉलीग्राउंड पे जो बहुत ज़्यादा रहेगी, उस पर जब भी कुत्ता दौड़ता है उसका मसल में बहुत ज़्यादा जोर लगता है, और जब भी उसको ज़्यादा दौड़ाएंगे तो वहाँ पे मसल हो सकता है। और ज़्यादा हार्ड पे भी, ज़्यादा जब भी हार्ड रहता है कुत्ते का, एकदम से मसल लगता है। ज़्यादा ट्रैक की वजह से बहुत होता है, पाँव ऊपर नीचे लगता है तो उसके मसल में खिंचाव आता है। तो इसलिए हमें कुत्ते के एक तो फिटनेस पे सबसे ज़्यादा बेटर ध्यान तो उसकी फिटनेस पे करना चाहिए। जो अटैक आता है वो गर्मी की वजह से भी आता है। हम ज़्यादा गर्मी में कुत्ते दौड़ाते हैं तो भैया उसको अटैक रहता है। जब भी कुत्ता दौड़ता है इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जब भी कोई भी कुत्ता, ग्रे हाउंड है चाहे किसी भी चीज़ को दौड़ाएंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जब भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा इसको हार्ट अटैक आने की भी नौबत आती है। तो एक हमारे जो शिकारी लोग हैं वो डरते नहीं, वो कुछ उल्टा सीधा भी करते हैं। जब भी उल्टा सीधा करते हैं कुत्तों को तो अटॅक सबसे ज़्यादा उस चीज़ से आता है। ठीक, मी तुम्हाला असं सांगेन की जे मसलचा जो प्रॉब्लेम आहे महाराष्ट्रामध्ये, तर बऱ्यापैकी रेसचे आयोजक काय करतात की ट्रॅक चांगला बनण्यासाठी आदल्या दिवशी ट्रॅकवरती रोटर फिरवला जातो, नंतर त्याचं रोलिंग होत नाही आणि तो ट्रॅक भुसभुशीत होतो। तर त्या ट्रॅकला चांगला दर्जाचा ट्रॅक आपण म्हणू शकत नाही। तो दिसायला जरी मऊ असला तरी त्याचे साईड इफेक्ट जास्त आहेत।
तर ट्रॅक बनवताना आयोजकांनी विशिष्ट काळजी घेतली पाहिजे ट्रॅक बनवण्याची. तो जास्त मऊ पण नसावा, जेणेकरून श्वानाचे आपण जिथं बँडेज करतो तिथपर्यंत पाय रुतले जाऊ नये. आणि जास्त हार्ड पण नसावा, जसं की आपला डांबरी रस्ता असतो अशा प्रकारे. तर जेणेकरून श्वानाच्या नक्या घुसतील आणि त्याला जास्त ताकद लावाय किंवा जोर लावाय नाही लागणार, अशा प्रकारचे ट्रॅक संयोजकांनी बनवले पाहिजेत. आणि त्याच्यानंतर श्वान मालकांना पण आपल्या श्वानाची कॅपॅसिटी माहिती असते की ठराविक अति वजन असलेले श्वान असतात ते त्या मऊ ट्रॅकमध्ये जास्त धसले जातात आणि त्यांना ट्रॅकमध्ये त्या मसल होण्याची शक्यता असते. तर प्रत्येक श्वान मालकाला आपल्या श्वानाची कॅपॅसिटी किंवा ही माहीत असते, गुण काय आहेत त्याच्यात ती माहीत असते. त्यांनी तसा ट्रॅक बघून तिथं माघार घेण्याची मानसिकता ठेवली पाहिजे. आम्ही बऱ्याच वेळा असं रेसला गेलोय आणि तिथं ट्रॅक पसंत नाही पडला तर तिथं आम्ही आमच्या येण्या जाण्याच्या खर्चाचा विचार न करता तिथून परतलोय श्वानाच्या तब्येतीची काळजी घेऊन. बऱ्याच लोकांचं असं होतं की ते मैदानावरती गेल्यावर त्यांना कंट्रोल होत नाही की आलोय आपण आता 50 किलोमीटर आपण तिथं पार्टिसिपेटच होऊया, आणि त्याचं नुकसान ते श्वानाच्या मसलमध्ये होतं आणि नंतर त्या श्वानाची करिअर जे पळायचं करिअर आहे ते पूर्ण खराब होतं. त्यामुळे एखादी रेस तुमच्याकडून अशी चुकली तरी त्याच्यात काही मोठं लॉस नाही, तुमचा येण्या जाण्याचा खर्च किंवा एखादा दिवस वाया जाईल. माझं सांगणं एवढं आहे की जेवढं तुमच्या श्वानाला सुटेबल ट्रॅक असेल तिथंच तुम्ही सहभागी व्हा. आणि आयोजकांनी पण जरा विशिष्ट काळजी घ्या ट्रॅक बनवण्यासाठी. जास्त मऊ पण नको, जास्त हार्ड पण नको, मीडियम ट्रॅक बनवा. आणि अटॅकचं सांगायला गेलं तर बरेच श्वान मालक असे करतात की नवीन एखादं पिल्लू असतं, लहानपणापासून चांगलं आहार घालून ते पोसलेलं असतंय, जास्त दिवस प्रॅक्टिसमध्ये नसते आणि अचानक ते रेसला एखाद्या ट्रायल म्हणून घेतात. तर त्या ठिकाणी ती पिल्लू जास्त जोर मारतं किंवा त्याच्या ताकदीपेक्षा जास्त ते स्पीड लावतं, हायपर होते आणि त्याच्यातून मग त्याची कॅपॅसिटीच्या बाहेर जोर लागला की त्याचा ब्लड प्रेशर कंट्रोलमध्ये न येणे किंवा त्या श्वान मालकांना पण तेवढे त्याला कूल करायची किंवा त्याचे मसल रिलॅक्स करायची एवढी माहिती नसते आणि ह्या गोष्टींमुळे हा चान्स होऊ शकतो. तर त्या ठिकाणी तुम्ही प्रॉपर त्याच्या कूलिंग करणं श्वानाचं, आणि श्वानाचा जर त्या लेवलचा फिटनेस असेल, तुम्हाला जाणवतंच श्वान पळायला बऱ्याच वेळी आपल्याला फिट वाटत नाही, त्यावेळी तुम्ही तुमच्या मनावरती कंट्रोल ठेवला पाहिजे आणि श्वानाच्या तब्येतीकडं जास्त लक्ष देऊन त्याला थांबवायचं तुम्ही ही स्वीकारलं पाहिजे. अनेकदा तुमच्यासाठी प्रश्न, स्टार्ट फिनिश म्हणजे काही डॉग आहेत ते स्टार्ट अतिशय स्लो असतो त्यांचा, फिनिश जोरात असतो, तर काही स्टार्ट जोरात घेतात पण फिनिशला कमी पडतात. तर यावेळी आपण काय करू शकतो? स्टार्ट फिनिश हा मेन दादा जेनेटिक विषय आहे. म्हणजे बरेच माझ्या माहितीप्रमाणे थोडे टँगोपाचे जे श्वान आहेत त्यांचा स्टार्ट जरा कमी आहे. म्हणजे पक्का भाऊंच्याकडे ब्लॅक पॉवर होता, अतरा घोडा आहे, माऊली गोडगेंचा टँगोपा होता. मी त्याचे बरीच पिल्लं बघितलेत, सगळी नाही पण बऱ्यापैकी बघितलेत मी की ते काढणीमध्ये एकदम अशी चालतात, जास्त त्यांचा स्टार्ट नसतो. ते तरी मी बघितलेलं नाही कोणत्या श्वानाचं चेंज झालंय. त्यांना त्याच्यावरती बरेच ट्राय घेतलेत लोकांनी. पंजाबमध्ये पण तुम्ही अजून पाहता की कोर्सिंगचे ठराविक कुत्रे असतात की स्टार्टमध्ये जास्ती चालत नाहीत पण त्यांना फिनिश चांगला असतो. आणि ठराविक श्वान असे पण आहेत की लाईन पाशी आल्यावरती स्लो होतात आणि हारून जातात. मग त्याला मेन विषय मगाशी आपण जसं बोललो की डमीचं अंतर मेन कारणीभूत आहे ह्या गोष्टीला. तिथं जर प्रॉपर अंतर असेल आणि पुढे जर पुष्कळ जागा असली, लाईनच्या पुढे जर भाऊला थांबायला, डमी थांबायला योग्य अंतर असेल तर ही गोष्ट होत नाही. ह्या पुढच्या ब्रेकच्या मेन गोष्टी ज्या आहेत या डमीमुळे होतात किंवा बऱ्याच ठिकाणी संयोजकांनी पुढे जागा कमी ठेवलेली असती, त्यामुळं मशीन ऑपरेटरांना लाईनपासून पुढं 15-20 मीटरवरती भाऊला थांबावा लागतो. ते जजमेंट घेऊन मग श्वान स्लो होतात. मला वाटतं प्रॅक्टिस ट्रॅकचा आणि यात पण सुद्धा आपलं येत असेल. आता आम्ही आमचा जो ट्रॅक आहे घरचा, आपल्या रेसला सरासरी 125 मीटरचा असतो. आम्ही 140 मीटरच्या ट्रॅकवरती प्रॅक्टिस घेतो. ज्यावेळी श्वान पूर्ण परिपक्व होतो त्यावेळी लहान पिल्लांना कमी देतो, पण जे श्वान अडल्ट झालेले आहेत त्यांना आम्ही लॉंग ट्रॅकचा फेरा देतो, जेणेकरून त्यांच्या स्टॅमिनाला पण त्याचा फरक पडतो की घरी त्यांना
जास्त लॉंग डिस्टन्स पळायची सवय आहे, त्यांना ते रेसवरचं डिस्टन्स थोडं कमी वाटतं आणि इझी जातं त्यांच्यासाठी ही. दुसरी गोष्ट अशी आहे की एक शॉनाला सवय लागती की 120 मीटर किंवा 130 मीटर झाले त्याच्या बॉडीला एक सवय लागती की एवढं झाल्यावर आपल्याला ब्रेक लावायचा आहे किंवा स्लो व्हायचा आहे. बरेच शॉन असे असतात की डमीकडे बघून नाही पळत. तुम्ही पाहिला असेल कितीतरी वेळा बावला मधीच तुटतो आणि ठराविक शॉनवर जाते तसेच पळत. तर तसे पण असते. ती मेंटॅलिटी शॉनाची थोडी चेंज होण्यासाठी लॉंग ट्रॅक पण देतो आम्ही स्वतः प्रॅक्टिससाठी लॉंग ट्रॅक घरच्या प्रॅक्टिसला देतो. त्याचा फायदा असा होतोय की रेसमध्ये शॉनाला 120 मीटर संपून गेलेलं समजत नाही. हा एक एडवांटेज है. तो गुरपिंदर भाई, हम देख रहे हैं कि हमारे जो महाराष्ट्र के कुछ लड़के जो पंजाब में जाके कुत्ते खरीद के लेके आते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में जी, कुछ साल पहले कीमत जो रहती थी कुत्तों की बहुत कम रहती थी. मतलब एज अ फ्रेंड कोई दे देता था या कोई जाके लेके आता था. लेकिन इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन है कि कीमतें बहुत बढ़ रही कुत्तों की पंजाब में. तो इसके पीछे क्या आप बोल सकते हो? भाई साहब, पहले कुत्ते रहते थे कि हमारे पंजाब में लोगों का ऐसा था कि कुत्ते जब ज़्यादा होते थे तो कोई ना कोई किसी को जैसे फ्रेंड को ऐसे ही दे देते थे, कोई दिक्कत नहीं रहती थी, प्राइस भी कम रहती थी. तो अभी आपके महाराष्ट्र से कोई भी कॉल करता है, भैया कुत्ता चाहिए, फाइनल तक दौड़ना चाहिए. जो पंजाब में अच्छा कुत्ता दौड़ता है उसका प्राइस रहेगा भैया. अभी जो है ना कुत्ते इंपोर्ट करते हैं बाहर से, उन पे बहुत ज़्यादा खर्चा आता है. तो आगे ब्रीडिंग का भी खर्चा आता है. एक बच्चा संभालने तैयार करने तक 1-1.5 लाख खर्चा आ जाता है. एक छोटे बच्चे को हम जब भी दौड़ाने तक उसका शाम संभाल में 1-1.5 लाख खर्चा आता है. तो जो अच्छा कुत्ता है वो तो कीमत में ही मिलेगा. तो अभी आपके इधर महाराष्ट्र में अच्छे कुत्ते, जो अच्छे पैसे लगा के कुत्ते बहुत बहुत महंगे आए हैं. अभी जैनस एनर्जी 12.5 लाख का आया. साइलेंट किलर 5,20,000 में ली थी मयूर ने. तो ऐसा है कि कुत्ते के ऊपर, ब्लड लाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो अच्छी ब्लड लाइन चाहिए तो उसका ज़्यादा पैसा रहता है. जब भी नॉर्मल का है तो अभी भी सस्ते में आते हैं कुत्ते. ये नहीं आते कि आपके लोगों का एक दिक्कत है कि कुत्ता 20,000 में लिया या 30 में, इधर आके 1 लाख 1.5 लाख बोलने का ये भी रहता है. कुछ झूठ भी बोलते हैं. बहुत ज़्यादा फर्क तो इस चीज़ पे रहता है कि झूठ बोलने की वजह से जितने में कुत्ता आया है उतने में कोई बताता नहीं है. इसमें बीच में कुछ एजेंट्स लोग भी आए. एजेंट्स लोग बनाते हैं बीच में से, जैसे कि बोलते हैं भैया आप हमें अच्छा कुत्ता दिलवाओ, हम 20-50 10-20 हज़ार आप रखो. ऐसे हमारे पंजाब में भी है कुत्ता हमसे खरीद के आगे सेल करते. एजेंट आपके इधर से 2-3 जाते, बहुत ज़्यादा कुत्तों का सस्ते में कुत्ता लेके बहुत महंगे में बेचते हैं. ज़्यादा तो ये लोगों के बीच में गड़बड़ करते हैं. अभी कोई सीधा जाके किसी से कुत्ता खरीदता है तो उसको इतना प्राइस नाही देना पडता. तर अनिकेत दादा, एक प्रश्न तुमच्यासाठी आहे. संदीप भाईंनी प्रश्न विचारला, म्हणजे तुमच्या दोघांसाठी पण तो प्रश्न आहे की महाराष्ट्र आणि पंजाब ह्या आता सध्या श्वान शर्यती सगळ्यात चांगल्या सुरू आहेत महाराष्ट्र आणि पंजाब राज्यामध्ये. बाकीच्या राज्यांच्या कम्पेअर केलं तर महाराष्ट्रामधील काही सिलेक्टिव्ह डॉग आणि पंजाबमधील काही सिलेक्टिव्ह डॉग एकत्रित करून भविष्यात किंवा पुढच्या सीझनमध्ये अशी काही रेस घेता येईल का की समजा त्यामध्ये एक 20 ते 25 डॉग महाराष्ट्रात असतील, 20 ते 25 डॉग पंजाबमधले एकत्रित डॉग जे सिलेक्टिव्ह डॉग असतील, महाराष्ट्रातली MGA किंवा पंजाबमधली जो त्यांचा JRB बोर्ड आहे आणि एकत्र येऊन अशी एखादी रेस आपण आयोजित करू शकतो का की ज्यामध्ये लॉट्स जे पडणार आहेत आपले किंवा आपण जे एका बर्नीतून आपण श्वान सिलेक्ट करतो, पहिला फेरा पंजाबमधील एक चिठ्ठी आणि एक महाराष्ट्रातील चिठ्ठी या पद्धतीनं काढत नंतर क्वार्टर फायनल, सेमीफायनल, फायनल हे आपण या पद्धतीने काही करू शकतो का? दादा, प्रश्न आता तुमचा इंटरेस्टिंग आहे. म्हणजे अशी रेस झाली तर सर्वांनाच नक्की आवडेल ती बघायला. कॉम्पिटिशन किंवा असं समजून येईल की ठीक आहे, चांगली मेहनत कोण घेते, मैत्रीपूर्ण नात्यानं ठीक आहे, कोणाचं करायचं नाहीये. नाही, खेळ म्हणजे कसं होतंय, हे तुम्ही या खेळाकडे खेळ म्हणून पाहिलं पाहिजे. बऱ्याच वेळा पंजाबातील एखादा शॉन आपल्या इथे येतो. इथल्या सर्व परवाच चॅलेंजरनं फर्स्ट नंबर केला. निश्चितच त्यानं इथल्या सर्व शॉनांना पराजित केलं, तेव्हाच केला. त्या ठिकाणी गुरपिंदर भाईंनी पण कोणते अतिशोक्ती नाही केली की हमने सबको हरा दिया की किंवा असं काय नाही. आपल्यातला लाडू पण पंजाबमध्ये गेला आणि यश तिथं मिळवलं त्यानं. त्या ठिकाणी आपल्या पण लोकांनी काही जास्त कोणताही करायची अतिशोक्ती करायची गरज नाही. ठीक आहे, तुम्ही हा खेळ म्हणून ह्याच्याकडे पाहताय, तसंच तुम्ही त्याला ही केलं पाहिजे. याआधी महाराष्ट्रातील पण बरेच शॉन पंजाबमध्ये पार्टिसिपेशन घेण्यासाठी गेलेले आहेत. राजमुद्रा गेलेले आहे, पारगावकर गेलेले, पारगावकरांच्या डस्टरनं बॉक्सरनं पण यश मिळवलं, लाडूनं मिळवलं. पंजाबमधून पण बरेच आलेले आहेत, त्यांनी ठराविकांनी मिळवलं, ठराविक अनसक्सेसफुल पण झाले.
बरोबर. दोन्हीकडली गोष्ट सेमच आहे. फक्त मोठा मॅटर इथं होतोय की ज्यावेळी एखादा शॉन जातो त्या ठिकाणी सोशल मीडियावरती ज्यावेळी तो शॉन यश मिळवतो त्यावेळी आपल्यातील लोक असतील की थोडं त्यांचं बोलणं चुकीचं जातं किंवा ते रील बनवतात चुकीचे हे की जिरवाजिरवीची भाषा असते. बरोबर. तर माझं मत असं आहे की तुम्ही जी बोलला अशी रेस संदीप भाईंनी जी मांडला विषय, अशी रेस निश्चितच चांगली होईल आणि त्याच्यातून कोणाची शॉनांवरती चांगली मेहनत आहे आणि जोपासना चांगली आहे हे सिद्ध होईल. तर ही रेस नक्की होईल. फक्त यासाठी महाराष्ट्रातील ठराविक चांगल्या शॉन मालकांनी तिकडं जाणं गरजेचं आहे. माझं तर असं मत आहे पंजाबमधील लोक इकडं नक्कीच येणार नाहीत एवढे शॉन घेऊन. कारण तुमच्या ट्रॅकची आणि त्यांच्या ट्रॅकची जर आपण कंपॅरिझन केलं तर त्यांच्या ट्रॅक नक्की आपल्या ट्रॅकला सरस आहेत किंवा बाकी पब्लिक व्यवस्था असेल सर्व गोष्टी. आपल्यातील ठराविक लोक भैयांचे जसे शॉन आहेत 4-5 पळणारे असे 10-15-20 लोकांनी जर ते शॉन एकत्रित जाऊन 10-15 दिवस यांच्यापाशी राहण्याची उत्तम व्यवस्था असते. सर्वांचेच मित्र आहेत पंजाबमध्ये. ही लोक सर्वच तशी नाहीत, भरपूर चांगले मित्र पण आहेत आपले तिथं जे चांगला आपला पाहुणचार करतात. त्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही 10-15 दिवस राहू शकता, तुमचे शॉन सेट करू शकता आणि नंतर तिथं होऊ शकतं कॉम्पिटिशन. तसं गुरविंदर भाई ऐसी रेस आप प्रमोट कर सकते हो क्या? जी भाई, हम ऐसी रेस प्रमोट कर सकते हैं कि इसमें इंटरेस्ट बहुत रहेगा कि जब ये महाराष्ट्र से कुत्ते पंजाब में जाके भागें, जब पंजाब के कुत्ते महाराष्ट्र में आए 20-25 पंजाब के और 20-25 महाराष्ट्र के, जब ये आप जैसे बोले कि एक पर्ची उधर की उठाना एक उधर की, इसमें इंटरेस्ट बहुत रहेगा कि पंजाब वाले भी ये चाह रहे हैं कि जैसे आपका लाडू गया था महाराष्ट्र से तो बोले कि ये बहुत कुत्ता अच्छा दौड़ा है. बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा दौड़ा. हम पंजाब वालों ने किसी ने नहीं बोला ये नहीं अच्छा दौड़ा. कि बीच में जो कुत्ते का मालिक है वो तो कुछ भी नहीं बोलता कि जैसे ग्रुप बने हुए महाराष्ट्र के लोग पंजाब के ग्रुप में है, पंजाब के महाराष्ट्र के ग्रुप में, जिनके पास में डॉग नहीं है वो उनको गाली देता है, कोई कुछ करता है. मालिक कुछ नहीं बोल रहे हैं, मालिक खाली एंजॉय कर रहे हैं जो कुत्ता दौड़ा रहे हैं. एक तो बात ये है कि जब 20-25 कुत्ते जहाँ से सिलेक्ट करके पंजाब जाएंगे या पंजाब के महाराष्ट्र में आएंगे तो इसमें इंटरेस्ट बहुत बढ़िया होगा. तो ऐसी रेस तो मैं तो ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं. मेरे पास में आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसी रेस ले लेंगे. तर बघा मित्रांनो, महाराष्ट्र आणि पंजाबच्या धर्तीवर जर सिलेक्टिव्ह डॉग महाराष्ट्रातून पंजाबला गेले तर तिथं अतिशय चांगलं कॉम्पिटिशन किंवा चांगली रेस होऊ शकते. भविष्यात महाराष्ट्र ग्राउंड असोसिएशन या गोष्टीवर चर्चासुद्धा करतील. अनिकेत दादा स्वतः आपल्या आता व्हिडिओमध्ये सध्या उपस्थित आहेत. हा मुद्दासुद्धा आपण त्यांच्याकडे मांडला आहे की महाराष्ट्र आणि पंजाब या दोघांची एकत्रितपणे एक रेस भविष्यात किंवा नेक्स्ट सीझनमध्ये होऊ दे अशी आपल्या सर्वच मित्रांची एक इच्छा होती आणि ती मी इच्छा आपल्या मित्रांथ्रू तुमच्याकडे आता मांडली आहे. तर आणखीन एक प्रश्न यांच्यासाठी आहे माझा की यांना मला विचारायचं की संदीप भाईने हा प्रश्न विचारला होता. पत्रकार जो है हमारे संदीप भैया, उन्होंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था मुझे कि जो आपके यहाँ पे रेस चलती है, मिक्स रेस जो होती है जी, जहाँ पे इम्पोर्टेड कुत्ते और इंडियन कुत्ते सभी एक साथ ही, मतलब चीज सब एक साथ ही निकलती है आपके जी, तो आपको क्या करना है? इंडियन कुत्ते अलग से, इम्पोर्टेड कुत्ते अलग से, पहले 2-3 राउंड जो भी हो भगाने, और बाद में जो आपका क्वार्टर फाइनल रहेगा, सेमीफाइनल रहेगा, फाइनल रहेगा, उसमें मिक्स हो तो चलेगा. क्योंकि ऐसा चल रहा है कि इंडियन कुत्ते जो है वो पीछे रह जाते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम आपके यहाँ पे हर रेस पे 15-20 तो इम्पोर्टेड कुत्ते भागते हैं, जो महाराष्ट्र में नहीं चलता. तो कंपटीशन अगर हम देखते तो इम्पोर्टेड कुत्ते आगे नंबर में जाते और इंडियन कुत्ते पीछे रह जाते. तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या आपके यहाँ? नहीं भैया, ऐसा है कि हमारे अभी पीछे रेस हुई है, जीआरबी बोर्ड की तरफ से रेस हुई है. इसमें इंपोर्ट कुत्ते अलग दौड़े और इंडियन कुत्ते अलग दौड़े. तो खाली हमारे ऐसा रहता है कि ऐसा नहीं होगा कि दोनों अलग अलग नहीं दौड़ते. जब इनकी चाहे तो पूरा फुल अलग से रेस रहेगी, चाहे साथ में रहती है. कि अभी तक पिछले 3-4 सीजन से इंपोर्ट कुत्तों से ज़्यादा इंडियन कुत्ते ज़्यादा दौड़े. कि हर मेले में, टूर्नामेंट में आप जैसे देखो कि जे 1-2 कुत्ते इंपोर्ट के रहते हैं, 6-7 कुत्ते इंडियन रहते हैं. हाँ, कभी अच्छी रेस रहती है जहाँ इंडियन कुत्ते कम दौड़ते हैं, उसमें 6-7 कुत्ते इंपोर्ट के रहते हैं. जब ज़्यादा ठंड में इंपोर्ट के कुत्ते ज़्यादा दौड़ते हैं. कि हमने तो इस चीज़ के बीच में कोई फ़र्क नहीं लग रहा कि इंपोर्ट का कुत्ता ज़्यादा, कि जब भी हमने कुत्ता घर पे अच्छा संभाला है तो हम इंडियन कुत्ते को, इंपोर्ट कुत्ते को टक्कर देते हैं. ये ब्लैकी था हमारे पास, इसने 2 मोटरसाइकिल जीती, दोनों मैक्स में जीती है. पेप्सी दौड़ी, उससे पहले ब्लैक हेवन,
वैली दौड़ा, बहुत कुत्ते अच्छे अच्छे दौड़े हैं। अभी सीजन तबाही इस सीजन तबाही दौड़, पिछले सीजन में तबाही और नूर दोनों अच्छी दौड़ी हैं। अथरागुड़ अच्छा दौड़ा है। इस चीज़ में बीच में कोई नहीं है कि इम्पोर्ट का कुत्ता ही जीतेगा, नहीं। ठीक। इम्पोर्ट के कुत्ते कितने आते हैं पंजाब में? 35-40 कुत्ते आते हैं हर सीजन में। इस बार में तो ज़्यादा है कि उनमें से सिर्फ 3 कुत्ते आगे रहते हैं, तो बाकी कुत्ते भी हारते हैं। तो गुरपिंदर भाई, इस सीज़न में हम खुद में, मतलब जो मेरा ग्रुप है, हम बॉक्स रेस का कुछ ट्राई कर रहे हैं महाराष्ट्र में। जी। तो बॉक्स रेस का कुछ बताइए आप हमें, या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन बताइए जिससे वो बॉक्स रेस अच्छी तरह से हमारी चल सके। भैया जी, पहले तो हमारे पंजाब में भी अभी इस बॉक्स रेस के ऊपर चल रही है, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर ग्राउंड नहीं है, किसी के पास नहीं। उसके लिए लंबाई बहुत ज़्यादा चाहिए। चाहे तो बॉक्स रेस होना चाहिए तो जैसे बाहर में रेस होती है 300-350 मीटर, ऐसी रेस होनी चाहिए, 2-3 दिन में होनी चाहिए। एक ही राउंड कुत्ता खाली दौड़े। कि हमारे इधर ग्राउंड बहुत छोटे रहते हैं, उसकी लंबाई तो रहती है, लंबाई भी कम रहती है और चौड़ाई भी। इसके बीच में सबसे ज़्यादा पहले तो चौड़ाई की ज़रूरत है। जब भी हम 4 या 3 कुत्ते दौड़ाएंगे तो उनको आगे चोट की वजह से बचना चाहिए। हमारे भाई जगह कम रहती है, कुत्ते 6 छोड़ते हैं, आगे जाके चोट लगती है। तो ऐसे में कि बॉक्स रेस अच्छी है। इसमें जैसे कि कोई डोरी में झगड़ा होता है, ये खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इस रेस को फिर चाहे तो बड़ा करा जाए, पूरा ट्रैक इसके लिए अच्छा चाहिए। और इसको जो चलाने वाले हैं, 6 कुत्ते दौड़ाने हैं तो 6 के लिए रुकने के लिए अच्छी जगह चाहिए। आगे कुत्ते को छोड़ना है, बॉक्स अच्छा रहेगा। बॉक्स की वजह से ये कि हमारे पास 130 मीटर दौड़ते हैं, उसमें कोई कुत्ता जो बॉक्स में अच्छे से निकलता है वो 2 बॉडी आगे निकलेगा, दूसरा पीछे रह गया, उसमें कवर नहीं हो पाएगा। चाहे तो इसको 350 मीटर की रेस होनी चाहिए, चाहे 250 मीटर की रेस होनी चाहिए, जिसमें कुत्ता जो पीछे नीचे से निकलने के वक्त या पीछे छूटता है तो आगे जाके कवर करे, उस अंतर को कम कर सकता है, आगे जीत सकता है। तो एक कुत्ते का स्टार्ट अच्छा रहता है, नॉर्मल कम लेता है, तो 120 में क्या करेगा। तर अनिकेत दादा, एक तुमच्यासाठी आता शेवटचा प्रश्न असा आहे की महाराष्ट्र आणि पंजाबच्या रेस तर बऱ्यापैकी सर्वजण बघतात, तर त्यांच्याकडून आपल्याला काय घेतलं पाहिजे? पंजाबच्या ज्या रेस चालू आहेत किंवा काय शिकलं गेलं पाहिजे पंजाबच्या लोकांकडून किंवा त्यांच्या रेसवरून आपल्याला महाराष्ट्रातल्या मुलांना, या नवीन जी या क्षेत्रात उतरत आहेत त्यांच्यासाठी काय पाहिजे? आशिष दादा, पहिल्यांदा तरी हा खेळ आपल्या महाराष्ट्रात पंजाबमधून आला आहे. पहिला शॉन पंजाबमधून आला. अजून पण जे इम्पोर्ट शॉन आपल्या महाराष्ट्रात आहेत आजपर्यंत डायरेक्ट आलेला नाही. सर्व शॉन पण आपण ह्यांच्यापासूनच घेतो आहे आणि हा खेळ बऱ्यापैकी आपण ह्यांच्यापासून शिकलो आहे. सर्व गोष्टी शिकलो, फक्त थोड्या शिस्त शिकण्यामध्ये आपण थोडं पाठीमागं राहिलो आहे. शिस्त म्हणजे काय, तर श्वान सोडणारा त्याची जी ओरडायची पद्धत आहे किंवा मध्ये ओरडणं, शिट्ट्या मारणं, टाळ्या वाजवणं श्वान सोडताना, ह्या बऱ्याच गोष्टी महाराष्ट्रवाल्यांनी स्वतःहूनच डेव्हलप केलेल्या आहेत. बरोबर. तर त्या गोष्टीला सगळ्यात जास्त तिथं कंट्रोलमध्ये ठेवलं जातं. कोणताही फेरा सुटताना सक्त वॉर्निंग दिलेली असती. कोणाला ही पहिली गोष्ट सांगायला लागत नाही. शॉन मालकांमध्ये समज आहे त्यांच्या की तुम्ही जेवढा कालवा करणार किंवा बाकी शॉनाला डिस्टर्ब करायचा प्रयत्न करणार तेवढं तुमच्या शॉनाचं स्पीड कमी होईल किंवा त्याचं दुर्लक्ष होईल. आपल्यात ह्या गोष्टी जाणीवपूर्वक होत आहेत. तर ही मेन गोष्ट मला असं वाटतं शिकली पाहिजे त्यांच्याकडून की शॉनाला तुम्ही डिस्टर्ब करू नका, त्याचा तो डमीला फॉलो करून पळतोय. बाकी आपण ट्रॅक बघितले, ट्रॅकमध्ये हळूहळू सुधारणा होत आहेत. ट्रॅकमध्ये आता आयोजक कमिट्या पाणी मारणं असेल किंवा ट्रॅक कसा जास्तीत जास्त चांगला बनतोय याच्यावरती चांगलं काम चालू आहे. पण ठीक आहे, थोडा जमिनी अभाव आहे, आपली जमीन वेगळी आहे, तर त्या कारणाने थोडा त्यांच्या एवढा 100% नाही बनू शकत, पण आपण 70-80% पोचलोय ट्रॅकच्या बाबतीत. इतर गोष्टी पण हळूहळू सुधारतील. तर माझं अजून एक मत असं आहे की जी अपिलीची पद्धत आहे यांच्या इथली, ती एक आपल्या इथं आपण राबवली पाहिजे. आणि शॉन मालकांचा एक असा गैरसमज आहे की ज्यावेळी तुम्ही अपीलला जाता त्यावेळी तुम्ही मॉपमध्ये गेला, जास्त कालवा करत गेला, अरे रावीची भाषा केली पंचांबरोबर किंवा असे गैरप्रकार काय केलं तर निकाल मिळू शकतो. ह्या चुकीच्या गोष्टी आहेत. याच्यातून कधीच निकालामध्ये बदल होत नाही किंवा काय नाही. ठीक आहे, पंचांकडून आम्ही पंच ज्यावेळी निकाल देतो
चुकून खालीवर होऊ शकतं, एखादा निर्णय चुकतो आमच्याकडून, आम्ही तो मान्यही करतो. पण जाणीवपूर्वक आता श्वान क्षेत्रात असं राहिलेलं नाही की जिरवाजिरवीचे दिवस गेलेत की हा माझा दुश्मन आहे आणि मी याच्या श्वानाला जाणीवपूर्वक निकाल नाही देणार. हा काळ गेलेला आहे. तर थोडंसं माणसांनी याच्यात स्टँडर्डायझेशन आणणं गरजेचं आहे आणि थोडं तुम्ही आता अपडेट व्हायला पाहिजे. बरोबर. हे जुन्या शिकारी लोकांचं जे विचार होतं की ओरडल्यावर श्वान वाढतो किंवा शिट्टी मारल्यावर वाढतो, ह्या गोष्टी बदलून थोडं प्रोफेशनलपणा या खेळामध्ये जेवढा येईल तेवढे तुमच्या नवीन नवीन स्टँडर्ड लोक या खेळात येणार आहेत, त्यांचा सहभाग वाढणार आहे. ज्यावेळी चांगली लोक तुमचा खेळ बघतात आणि तुमचे असले कृत्य बघतात, शिट्ट्या मारणं, ओरडणं, बोंबलणं, त्यावेळी त्यांना हा खेळ एवढा प्रोफेशनल वाटत नाही आणि ते ह्या खेळाकडे वाटचाल करत नाहीत. त्यामुळे जेवढी चांगली लोक आणि प्रोफेशनल लोक तुमच्या खेळात येणार तेवढी ह्या खेळाची तुमच्या ग्रोथ होणार आहे आणि आपण ही ग्रोथ आपल्या हातानं थांबवत आहे. तर चांगली श्वान क्षेत्राची ग्रोथ होण्यासाठी सर्व श्वान मालकांनी जरा स्वतःचे किरकोळ स्वभाव बदलणं गरजेचं आहे. असं नाही की आम्ही लोकांना सांगतोय आणि आम्ही स्वतः ओरडतोय. आमचंही तुम्ही कधीही चेक करा, आम्ही कधी ओरडत नाही. ठीक आहे, ज्या दिवशी आमच्या श्वानाचा मूड असेल त्या दिवशी तो नंबरमध्ये असतो, नसेल त्या दिवशी तो पराभूत होतोय. तर सर्वजण यांची लाईव्ह रेस बघताय, आपल्यात पण बघताय. तर तो फरक कुठंतरी मॅच करायला बघितला ना महाराष्ट्रातल्या लोकांनी तर अजून चांगले दिवस येतील. बक्षिसाच्या बाबतीत आपला महाराष्ट्रही चांगल्या नेलकर्जीसारखी गाव असतील, बरेच सायंबाची वाडी, बऱ्याच मी सर्वांची नावं नाही घेऊ शकत, मसवड डरबी असेल, चांगली चांगली बक्षिसं, अगदी त्यांच्या लेवलची बक्षिसं आपल्या हे पण महाराष्ट्रात लागायला लागलेत. आणि चांगला एक व्यावसायिक दृष्टिकोन पण श्वान क्षेत्राकडे म्हणून बरीच लोक वळलेले आहेत आणि चांगला इन्कम पण होतोय लोकांचा. तर तुम्ही ह्या खेळाला जितकं चांगलं पाणी घालून वाढवचिला हे रोपटं, तेवढं तुम्हाला त्याची चांगली फळं मिळतील. तुम्ही जर ह्यातला चुकीच्या मार्गाने तोडाल तर एक ना एक दिवस तुम्ही मग याच्या फळापासून मुकणार आहे. तर माझं हेच सांगणं आहे की हा खेळ खेळासारखा खेळूया आणि याची ग्रोथ कशी होईल याच्याकडे थोडं लक्ष देऊया. तो गुरपिंदर भाई, एक लास्ट क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना था कि जैसे अभी क्रेज चल रहा है महाराष्ट्र और पंजाब में, बहुत क्रेज चल रहा है ग्राउंड के रेसिंग का क्रेज जी. तो महाराष्ट्र और पंजाब छोड़ के मतलब तमिलनाडु हो या कर्नाटक या कोई भी राज्य हो, इन सभी राज्यों में चलने के लिए क्या करना चाहिए, जो कि सभी अगर 5-6 राज्यों में ये शौक चल रहा है तो इन सभी को इकट्ठा करके हम इसको राष्ट्रीय खेल इस रूप में सबके आगे ला सके, क्या प्रयास करना चाहिए इस चीज़ के? इस चीज़ के भी लिए हमें तो पहले तो जब सभी राष्ट्र इकट्ठे होंगे, सभी राज्य, तो उन्हें अपनी अपनी सरकार की तरफ से इनको देना पड़ेगा लिख के, हमें सेंट्रल सरकार को ही हमें इस चीज़ को बढ़ावा देना है. जैसे आयरलैंड में रेस होती है, बस बड़े बड़े स्टेडियम बने हुए हैं उनके, ऐसे हमें भी करना चाहिए कि हम जैसी जैसी स्टेट के हैं वैसे अपने अपने मुख्यमंत्री को बोलें तो आगे जाके वो सेंट्रल सरकार से ये प्रस्ताव रख सकते हैं कि इसको पास करो. ठीक. तो इसलिए 5-6 राज्य जैसे हमारे रेस होती है, पंजाब में, अभी महाराष्ट्र में ज़्यादा हो रही है, अभी कर्नाटका, अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है इस चीज़ का क्रेज़. तो जैसे जैसे बढ़ेगा इसका आगे तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. जैसे हम तो अभी महाराष्ट्र और पंजाब वाले तो एक दूसरे के आने रेस पे आना जाना चालू हो चुका है, तो धीरे धीरे इस चीज़ का क्रेज़ बढ़ेगा दूसरी स्टेट में भी कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से ही कुछ ना कुछ तो कर लेना पड़ेगा. तर अनिकेत, आता एक शेवटचा प्रश्न तुमच्यासाठी, जनरस एनर्जी हा विषय सध्या सगळ्या महाराष्ट्रात सध्या धुमाकूळ करायला लागला. म्हणजे महाराष्ट्रातली सगळ्यात मोठी खरेदी आहे जनरस एनर्जी, गोल्डन ग्रुपच्या नावाखाली सध्या आता महाराष्ट्रामध्ये आलाय. तर काय पर्पज आहे जनरस एनर्जीचं महाराष्ट्रामध्ये येण्यापाठीमागचं, त्यामागं कशा गोष्टी झाल्या? मी एक गोष्ट क्लिअर करेन की जनरस एनर्जी हा ब्रीडिंग पर्पजसाठी आणलेला आहे. प्रकाश बुवा महागावकर यांचा फेवरेट डॉग होता आणि अशी चर्चा होत असताना त्यांची इच्छा होती की हा श्वान आपल्यापाशी आला पाहिजे. नंतर कोणतीही चांगली वस्तू असते तिला प्रत्येकाचा इच्छा असते की आपल्या दारात हवी आहे ती, आणि मग त्या गोष्टीसाठी ओढ लागते. कोणतीही चांगली गोष्ट असते, जसं ऑप्शनमध्ये असते त्या प्रकारे. तर त्या ठिकाणी त्या श्वानाची पण गोष्ट तशीच होत गेली आणि महाराष्ट्रातून बऱ्याच जणांकडून मागणी असल्यामुळं थोडी किंमत चांगली लावावी लागली त्या श्वानासाठी. आणि
ब्रीडिंग पर्पजसाठी आणलेला आहे. बाकी त्याचं रेसिंग करिअर पंजाबमध्ये सर्वांना माहिती आहे. 5 डर्बी चांगल्या त्यानं विजय प्राप्त केलेला आहे आणि इथं तरी काय सध्या तरी काय पळवण्याचा प्लॅन नाही आहे त्याला. बाकी ब्रीडिंगमध्ये पण चांगला सक्सेस मिळत आहे त्याला. येणाऱ्या काळात समजून जाईल तुम्हाला पिल्लं कसे परफॉर्मन्स देतात किंवा काय. बाकी तुम्हाला पण माहिती आहे की कलर असेल किंवा जो शॉन चांगला धावलेला आहे त्याच्याकडे जरा लोकांचा कल राहतो, अट्रॅक्शन राहतं आणि ब्लडलाईननं पण चांगल्या ब्लडलाईनचा शॉन आहे तो. कोणतीच बाजू अशी नाही की ज्यामध्ये नाकारता येईल त्याला. आणि ह्या कारणानं सध्या तो महाराष्ट्रात दाखल केलेला आहे. तो गुरपिंदर भाई, आप महाराष्ट्र में आए हो, हमारे सभी सब्सक्राइबर्स जो है, जो हमारे महाराष्ट्र में जो शो करने वाले नए लड़के, इन सभी के लिए आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे इस चैनल थ्रू दी है जी। तो सभी महाराष्ट्र में जो रहने वाले हमारे जो नए लड़के, जो हमारा महाराष्ट्र ग्राउंड एसोसिएशन है, उन सभी की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ. थैंक यू भाई.